स्फेरिकल मिरर्स, सेकंड लेक्चर अपना। देखो भाई, स्फेरिकल मिरर है ना, स्फेरिकल, स्फीयर का मतलब समझते हो, गोलाकार, गेंद जैसा आकार है ना। मान लीजिए कि आपने कोई गेंद जैसा कोई सरफेस था, ठीक है, उसको ऐसे काट दिया, काट दिया तो बोलो एक ऐसा कटोरे जैसे शेप का बनेगा ना, कुछ बचेगा तो कटआउट, बोलो। तो अगर आपने उसकी इस साइड पे पॉलिश कर दिया, ठीक है, बोलो इधर की तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगा, और अगर इधर की तरफ कर दिया तो इधर वाली साइड क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। देखो, अगर जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, देखो इधर वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, तो अगर ये केव जैसा है, गुफा जैसा है, केव, तो इसको बोलेंगे कनकेव, अदरवाइज क्या बोलेंगे, कन्वेक्स। ठीक है, बाहर की तरफ से जो रिफ्लेक्शन कर रहा है वो कन्वेक्स, और जो अंदर की तरफ से कर रहा है वो कनकेव। सही है भाई। अच्छा, जिस स्फीयर से काटा है उस स्फीयर की रेडियस को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और आर मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर। सही बात है भाई। तो बोलो इसकी रेडियस भी कितनी होगी, क्या काटने के बाद इस पार्ट की रेडियस चेंज हो जाएगी क्या, नहीं ना। तो बोलो इसकी रेडियस भी कितनी है, आर ही है। सही बात है। और इसकी भी कितनी रहेगी, आर। सही बात है। अच्छा, दूसरी बात, एक एफ नाम का पॉइंट होता है, इसको बोलते हैं फोकस, है ना। ये पॉइंट और सी के बीच में कौन होता है, फोकस। इसका नाम क्या है, पोल फोकस सेंटर, सेंटर ऑफ कर्व। सही बात है। यहां से यहां का टोटल डिस्टेंस आर, यहां से यहां का डिस्टेंस कितना होता है, r/2 होता है। ठीक है, जो हम स्टडी करते हैं उसमें 99.99% क्वेश्चन में क्या होता है, एक r/2 ही लेते हैं। सही है, f इज इक्वल टू r/2। f मतलब फोकस और f मतलब फोकल लेंथ भी होता है ना। डिस्टेंस ऑफ पोल फ्रॉम फोकस इज फोकल लेंथ। कोई दिक्कत भाई, ठीक है। अच्छा देखो, अब ये जो पार्ट है ना, ये देखो, ये जो कटा हुआ पार्ट है, कटा हुआ पार्ट ऐसा है ना, बोलो भाई स्फीयर का पार्ट है ना, तो बोलो ये जो होगा, ये वाला डिस्टेंस, ये क्या कहलाएगा, अपर्चर। ठीक है, कितना बड़ा मूव है इसका मिरर का, दैट इज कॉल्ड अपर्चर। ठीक है ना। अच्छा, और बोलो यहां से लेके यहां तक, ये तो रेडियस के बराबर होगा, रेडियस ऑफ अपर्चर। ठीक है, अपर्चर बोले तो डायमीटर, मतलब यहां से यहां का मैक्सिमम डिस्टेंस। ठीक है, और इसका आधा रेडियस ऑफ अपर्चर। कोई दिक्कत है भाई। अच्छा, पोल क्या होता है, बोलो मिडिल पॉइंट ऑफ द मिरर, मिरर के बिल्कुल बीच वाले पॉइंट को क्या कहते हैं, पोल। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, लाइन जॉइनिंग सी टू पी। ठीक है भाई, तो ये जो सी है इसको पी से ज्वाइन कर दिया, ये क्या बन गया भाई, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलेंगे इसको, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, PRINCIPAL, PAL होगा यहां पे। ओके, प्रिंसिपल मुख्य एक्सिस, मेन एक्सिस यही है। फोकस, लाइंस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अपीयर टू मीट और एक्चुअली मीट एट पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, दिस पॉइंट इज फोकस। देखिए भाई, यहां से पैरेलल रेज आई हैं, ठीक है, यहां से क्या है भाई, पैरेलल रेज आती हैं, यहां से रिफ्लेक्शन के बाद ये कहां से पास होती हुई नजर आती है या एक्चुअली पास करती हैं, किस पॉइंट में मिली भाई, एफ पॉइंट पे मिली। तो जहां पे एक्चुअली ये दिखती हैं मीट करते हुए या एक्चुअली मीट करती हैं, वो क्या कहलाता है भाई, फोकस। ओके, कोई दिक्कत है इसमें, ठीक है ना। चलें आगे। ओके, फोकल लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन P एंड फोकस इज फोकल लेंथ। क्या होता है ये, r/2, 99.99% केसेस में। ठीक है, फोकल लेंथ का डेरिवेशन देख लेते हैं। डेरिवेशन, एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, पता है आप लोगों को, है ना। ठीक है, ठीक है। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ क्या होती है, देखो फोकल लेंथ होती है बेसिकली ऐसा पॉइंट, मतलब फोकस एक ऐसा पॉइंट होता है जहां से क्या होता है, पैरेलल रेज क्या करती हैं, जिस पॉइंट से हमेशा पास करती हैं। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर से कोई रे आ रही है, वो भी कहां से पास होगी, फोकस से। उसके नीचे से जा रही है, वो भी कहां से पास होगी, फोकस से। ठीक है ना। अच्छा, आप मेरे को ये बताओ, क्या हमेशा एक रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, क्या वो हमेशा फोकस से पास करेगी, नो, हमेशा नहीं करती है। जब इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पास होती है, क्या बोला मैंने, इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पास होती है,
तब वो फोकस से पास करती है रिफ्लेक्ट होने के बाद, ओके, अदरवाइज वो पास नहीं करती है, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये एक इंसिडेंट रे है, ठीक है, इस पॉइंट पे गिरी, अब यहां से रिफ्लेक्शन होने वाला है, बोलो भाई रिफ्लेक्शन होने वाला है, तो पहले मैं क्या करूंगा, यहां पे नॉर्मल बनाऊंगा, और बोलो स्फीयर पे बनाई हुई नॉर्मल कहां से पास करेगी, सेंटर से, सेंटर से पास करती है, नॉर्मल ऑलवेज पासेस फ्रॉम सेंटर, ओके। बोलो ये वाला जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये कितना है, आई, बोलो इस नॉर्मल से कितना एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्टेड रे चली जाएगी, आई एंगल बनाते हुए चली जाएगी, सही बात है। अच्छा, ये जो मेरी नॉर्मल है, नॉर्मल 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 नॉर्मल, बोलो नॉर्मल से मैंने क्या किया, यहां पे एक परपेंडिकुलर डाल दिया, डाला, बोलो भाई परपेंडिकुलर डाला तो ऑब्वियस सी बात है इधर भी 90 डिग्री एंगल बनेगा, इधर भी 90 डिग्री एंगल बनेगा, ओके। अब मैं कहता हूं कि ये वाला ट्राइंगल देखो, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है आपको, ठीक है, इन ट्राइंगल एफ सी एन, एफ सी और ये जो नॉर्मल रिएक्शन है वो एन, इन ट्राइंगल एफ सी एन, ये देखो पहले तो ये देखो, ये एंगल आई, ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल, बोलो अगर ये एंगल आई है तो ये एंगल भी कितना है, आई है, बोलो ये एंगल भी कितना है, रिफ्लेक्शन के कारण आई, 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री, ये एंगल कितने होंगे, ये तो 90 90 हो गया, ये आई ये 90 ये 90, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल हो जाएंगे भाई, किसी ट्राइंगल के दो एंगल इक्वल हैं तो तीसरा भी इक्वल होगा, अच्छा तीनों एंगल इक्वल है। अब मैं कहता हूं ये वाली साइड क्या है, कॉमन है दोनों में, तो बोलो एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल क्या हो गए हैं, कॉन्ग्रुएंट हो गए, सही बात है। अच्छा, अब ट्राइंगल एफसीएन में, इस ट्राइंगल में बोलो कॉस आई मुझे निकालना है, बोलो ये है कुछ इस तरह का, ये है 90 डिग्री, ये 90 डिग्री इधर वाला एंगल है, ये एफ ये सी ये एन, बोलो एन के सामने वाला ये हो गया हाइपोटेन्यूज, बोलो ये एंगल आई है तो ये हो जाएगा मेरे लिए बेस और इसके सामने वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर, बोलो कॉस आई क्या होगा, कॉस आई इज इक्वल टू, ध्यान से देखो, सेंटर से नॉर्मल, सॉरी जो यहां से नॉर्मल डाली गई थी वो क्या थी, रेडियस के बराबर थी, बोलो यहां से यहां तक लेंथ कितनी है, रेडियस, बोलो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, मतलब ये साइड और ये साइड क्या है, इक्वल, x प्लस एक्स इज इक्वल टू रेडियस, बोलो ये कितना हो जाएगा, r/2, ठीक है, तो ये कितना है भाई, बोलो r/2, कैपिटल R बोलते हैं इसको, कैपिटल R/2, और CF ये भी निकालना है अपने को, ठीक है भैया, ओके। हाँ, ये CF जो है ना, CF को बोल दिया मैंने y, ओके, cos i इज इक्वल टू r/2 बेस बाय हाइपोटेन्यूज, सही है, cos थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज, हो गया, तो बोलो r/2 बाय y, ठीक है, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से देखो, बोलो y को मैं इधर ले गया, y इधर चला गया, cos i इधर चला गया, बोलो y इज इक्वल टू r/2 cos i, सही है, y इज इक्वल टू r/2 cos i, cos i को ऊपर ले जाओ secant i बन जाएगा, सही है। अच्छा, मेरे पास ये कौन सा डिस्टेंस आया है, CF, व्हाट इज फोकल लेंथ, यहां से यहां का डिस्टेंस होता है, तो बोलो F इज इक्वल टू, बोलो C से P का डिस्टेंस, सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस रेडियस के बराबर, तो R माइनस Y इज इक्वल टू फोकल लेंथ, ये सुनो, बोलो R कितना है, R तो R ही है, और Y कितना है, sec I, सही है, सो दिस इज माय फोकल लेंथ, कोई दिक्कत है, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड करता है, बोलो एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड करता है फोकल लेंथ, कोई दिक्कत है इसमें, तो फॉर्मूला क्या बन गया, F इज इक्वल टू R माइनस R/2 सेकेंड आई, या फिर R माइनस R/2 cos i, ठीक है, cos i नीचे रहेगा, कोई दिक्कत है इसमें, रिपीट करो क्या, पक्का, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, बराबर हो गया, दिस माइनस दिस, ठीक है। When ray is close to principal axis and parallel to principal axis, तो जो रे इंसिडेंट थी वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो, बिल्कुल पास हो, तो बोलो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट इक्वल टू 0, बोलिए, ये देखो ये जो रे है ये क्या हो गई, ये इसके बिल्कुल पास आ गई, ये रे आई यहां से ऐसे आई और ऐसे चली गई, सही है ना, बोलो भाई, बोलो ये एंगल बहुत छोटा बनेगा, ऑलमोस्ट इक्वल टू
0। तो अगर आई ऑलमोस्ट 0 है, बोलिए यहां पे क्या फॉर्मूला बनेगा? 1 बाय कॉस आई है ये, आई 0 तो कॉस आई 1, r माइनस r बाय 2, तो तब आके फोकल लेंथ क्या बनती है? r बाय 2 बनती है। ओके, तो बोलिए फोकल लेंथ इज इक्वल टू r बाय 2 कब लिख सकते हैं आप? जब रे बहुत ही क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो। ओके, ठीक है, लेकिन हम जब फिगर बनाएंगे तो उसको थोड़ा थोड़ा दूर बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, व्हेन रे इज क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देन, अच्छा इनको क्या बोलते हैं? पैरेक्सियल रे बोलते हैं। देन आई इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 एंड एफ इज इक्वल टू r बाय 2 ओनली फॉर पैरेक्सियल रेज। ठीक है ना, पैरेक्सियल मतलब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड वेरी क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस। कोई डाउट? बोलिए भाई। ठीक है, एक ही क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर, देखो r माइनस r बाय 2 sec i। A ray is incident on a concave mirror which is parallel to principal axis। एक रे है, वो concave mirror पे आके गिरती है और parallel to principal axis है and at a distance of f। कितने डिस्टेंस पे है भाई? f डिस्टेंस है। f मतलब r बाय 2 डिस्टेंस पे बोलना चाह रहा है। ठीक है, अगर आपको ये f अच्छा नहीं लग रहा तो आप उसको डायरेक्टली r बाय 2 बोलो अभी के लिए। ठीक है, बोलो क्या बोला इसने? कि रे है वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है लेकिन वो वेरी क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस नहीं है। कितने डिस्टेंस पे है वो? r बाय 2 डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो ये जो रे आई है ये कितने डिस्टेंस पे प्रिंसिपल एक्सिस से? r बाय 2 पे। ठीक है, ये आई यहां से टकराएगी, फोकस से पास होगी, सही है। ओके, तो ये यहां से आई, फोकस से पास होगी, एंगल थीटा पे इंसिडेंट हुई, रिफ्लेक्ट भी एंगल थीटा पे होगी। अच्छा, मुझे बताओ ये डिस्टेंस कितना होता है? r बाय 2। अच्छा, बहुत बढ़िया, ये r बाय 2 है। और ये एंगल थीटा दिख रहा है आपको, और ये कितना दिख रहा है? ये r बाय 2 नहीं लेना था वैसे हमको, ये r बाय 2 है, ये है r बाय 2। ठीक है, और ये हो गया r। अब इस ट्रायंगल में देखो, ये ऐसा ट्रायंगल बन रहा है, वो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर और 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस। तो बोलो साइन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, यानी कि r बाय 2 डिवाइड r। तो साइन थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया? 1 बाय 2। तो थीटा कितना हो गया? तो f कितना हो गया? r माइनस r बाय 2 cos 30 डिग्री, या फिर sec 30 डिग्री ऊपर आ जाएगा। सही है भाई, वैल्यू रखेंगे r इंटू 1 माइनस 1 बाय रूट 3। आ गया आंसर? कोई दिक्कत? ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग फोकल लेंथ ऑफ मिरर। मिरर की फोकल लेंथ कौन डिसाइड करता है? वैसे तो हमने देख लिया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कहूं या डिस्टेंस फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस कहूं, उस पर भी फोकल लेंथ डिपेंड करती है। ठीक है, फोकल लेंथ ऑफ ए मिरर डिपेंड्स ओनली ऑन द रेडियस ऑफ कर्वेचर। सिर्फ किस पे डिपेंड करती है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, फोकल लेंथ डज नॉट डिपेंड ऑन द मीडियम इन विच इट इज प्लेस्ड। ठीक है, फोकल लेंथ मीडियम पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, शीशे को अगर पानी में रख दोगे तो उसकी फोकल लेंथ क्या रहेगी? सेम रहेगी। ठीक है, शीशे को बोल रहा हूं मैं, लेंस को नहीं बोल रहा हूं। ओके, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कलर ऑफ लाइट यूज। ये कलर पे भी डिपेंड नहीं करती। ठीक है, इफ ए शाइनिंग सरफेस इज टेकन एज मिरर। ठीक है, कोई भी शाइनिंग सरफेस है, ठीक है, जैसे कोई मेटल है, मेटल भी कई बार बहुत ज्यादा पॉलिश करने के बाद चेहरा देख सकते हैं ना उसमें। ठीक है, देन THEN फोकल लेंथ विल बी क्या? ये टेम्परेचर डिपेंडेंट। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज करेगा मेटल क्या करेगा? एक्सपैंड करेगा या एक कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो बोलो उसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। ओके भाई, इफ वी कट ए मिरर द रेडियस ऑफ कर्वेचर विल रिमेन द सेम, है ना। उसको कट कर दिया तो बोलो फोकल लेंथ चेंज नहीं होगी। ठीक है ना। बोलो तो एक बड़े स्फीयर से हमने क्या किया था? मिरर को काटा था। अब अगर मैंने इसको फिर से काट दिया तो इतना बचेगा। बोलो क्या इसकी रेडियस अलग हो जाएगी क्या कर्वेचर की? नहीं ना, सेम रहेगी। ऐसा तो ठीक है। कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। साइन कन्वेंशन कहां से मेजर होगा भाई? डिस्टेंस पोल ऑफ द मिरर से। डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट आर टेकन एज पॉजिटिव। ठीक है, अगर लाइट इधर जा रही है तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, इससे ऑपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव होगी। ठीक है,
एंड डिस्टेंस मेजर्ड ऑपोजिट टू इट आर टेकन एज नेगेटिव, उससे ऑपोजिट होगा तो नेगेटिव ले जाएंगे। हाइट अबव प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर अगर किसी चीज की हाइट है तो क्या आएगा, पॉजिटिव हाइट मानी जाएगी वो, और उसके नीचे है तो नेगेटिव, बिल्कुल एक्स वाई एक्सिस की तरह। किसकी तरह भाई, एक्स और वाई एक्सिस की तरह, ठीक है। मान लीजिए कि आपके पास ये एक्स और वाई एक्सिस है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन है। तो दिस ओरिजिन इज बेसिकली पोल ऑफ द मिरर, ठीक है। इससे आगे अगर होगा कोई चीज तो पॉजिटिव डिस्टेंस, इससे पीछे होगा तो नेगेटिव, और अगर इससे ऊपर की तरफ कोई चीज है तो पॉजिटिव हाइट है, इससे नीचे कोई चीज है तो उसकी नेगेटिव है। कोई दिक्कत है भाई, सही है ना, ठीक। फोकल लेंथ ऑफ डिफरेंट मिरर, प्लेन मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है, इनफाइनाइट। कैसे भाई, मैं कहूंगा कि जो प्लेन मिरर है, बिल्कुल फ्लैट जो मिरर है, ठीक है, ये भी एक क्या है, कर्व्ड सरफेस का हिस्सा है, या मैं कहूंगा एक बड़े स्फीयर का हिस्सा है। वो जो बड़ा स्फीयर है ना, उसकी रेडियस कितनी है, इनफाइनाइट है, सही है। जैसे मान लो कि ये तो छोटा सा मिरर हो गया, फिर मैंने एक बहुत बड़ा मिरर बनाया, फिर मैंने और भी बहुत बड़ा मिरर बनाया, तो देखो इसमें से पार्ट काट लूंगा तो क्या नजर आएगा, ऑलमोस्ट फ्लैट नजर आएगा ये, है ना। तो बहुत बड़ा मिरर अगर है, उसमें से मैंने पार्ट काट लिया, बहुत बड़ा स्फेरिकल मिरर है, उसमें से पार्ट काट तो क्या नजर आएगा, फ्लैट नजर आएगा वो, ठीक है। तो प्लेन मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगी, बोलो इनफाइनाइट, ठीक है। कनकेव मिरर की क्या हो जाएगी, नेगेटिव, फोकल लेंथ भी फिर क्या हो जाएगी, नेगेटिव, ठीक है। देखो बोलो भाई, एफ इज इक्वल टू क्या होता है, आर बाई टू, अगर आर नेगेटिव तो एफ भी क्या होगा, नेगेटिव। तो कनकेव के लिए एफ नेगेटिव, कनकेव के लिए एफ, कनकेव के लिए एफ, कनकेव के लिए एफ, कनकेव के लिए एफ, कन्वेक्स के लिए एफ, कन्वेक्स के लिए एफ, कन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ, कन्वेक्स के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर, कनकेव के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर, कनकेव के लिए फोकल लेंथ, कन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ। कोई दिक्कत, ठीक है भाई। अच्छा, अब जो ऑब्जेक्ट है उसके डिस्टेंस को हम बोलते हैं u, क्या बोलते हैं भाई, u, ठीक है। और इमेज डिस्टेंस को बोलते हैं v, ठीक है, uv, ऑब्जेक्ट इमेज uv, ठीक है। और f मतलब फोकल लेंथ, ठीक है भाई। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 10th क्लास में पढ़ा भी हुआ है हमने, दोबारा बताना पड़ेगा। चलें आगे। ठीक है, पुट द वैल्यूज ऑफ एफ, यू एंड वी विद साइन, ठीक है। इस फॉर्मूले में सब कुछ जो प्लस दे रखा है, ये नहीं कि हर एक चीज को आप पॉजिटिव पॉजिटिव लिख देंगे, जो चीज जैसी होगी वैसी ही लिखेंगे, विद साइन लिखेंगे हम उसको, ठीक है ना। कोई दिक्कत है। अच्छा, ये बताओ कि एफ ऑफ ए कनकेव मिरर मैंने दे दिया आपको, मिरर कनकेव मिरर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, और फिर मुझे कुछ करना है, तो बोलो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। जो मैं लिखूंगा उसमें f को क्या लिखूंगा मैं, -25। मैंने अभी अभी आपको बताया कनकेव की फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव, तो बोलो f की जगह क्या लिखूंगा, -25 लिखूंगा, ठीक है। इस फॉर्मूले में कहीं नहीं था ना माइनस, अलग से मुझे लिखना पड़ेगा। कनकेव है तो माइनस, यहां कन्वेक्स होता तो यहां +25, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ हाइट, ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। इमेज का साइज डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट का साइज, इमेज बाय ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन। बोलो भाई, ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर का था, इमेज 2 सेंटीमीटर की बन गई, तो बोलो इमेज डबल हो गई ना, तो बोलो अगर डबल होगी तो मैग्निफिकेशन इज 2, यही इसका सेंस है, ठीक है। कि अगर मैग्निफिकेशन 1 से ज्यादा है मतलब बड़ी इमेज बन गई, 1 से छोटा है तो इमेज छोटी बन गई, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं -v/u, क्या लिख सकते हैं, -v/u। बोलो v और u के लिए मैंने, बोलिए, अरे भाई जितना दूर डिस्टेंस होगा, जितना दूर ऑब्जेक्ट होगा उतना छोटा नजर आएगा, जितना पास होगा उतना बड़ा नजर आएगा, सही है। तो मान लीजिए आपने किसी ऑब्जेक्ट की इमेज बनाई, ऑब्जेक्ट आप पोल पे खड़े हो गए, ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है 10 सेंटीमीटर पे और इमेज आपको दिख रही है 30 सेंटीमीटर पे, तो ऑब्वियस सी बात है जो 30 सेंटीमीटर पे है वो 1/3 साइज की दिखाई देगी, है ना, क्लियर है भाई। तो
चाहो तो उसमें सिमिलर ट्रायंगल्स बना के भी आप कर सकते हैं सॉल्व। ठीक है, हो जाएगी बात। ठीक है, जो जितना दूर है वो उतना ही छोटा दिखाई देगा। सही है। अच्छा, इसको आप और क्या लिख सकते हैं, एफ माइनस वी बाई एफ इज इक्वल टू एफ बाई एफ माइनस यू। ठीक है, मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले हैं सारे। m इज इक्वल टू एच आई बाई एच ओ, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस v बाई यू, यानी कि इमेज डिस्टेंस बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का नेगेटिव, और यहाँ पे f माइनस वी बाई एफ, ऊपर v और नीचे u। ठीक है ना, ऊपर v और नीचे u आएगा। ठीक है ना, f माइनस वी बाई एफ या फिर f बाई एफ माइनस u। ठीक है, ए कनकेव मिरर इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, एक कनकेव मिरर है, कहां रखा हुआ है वो, बोलो भाई। एक कनकेव मिरर इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कितने डिस्टेंस पे, देखो सॉरी, हाइट ऑफ 5 सेंटीमीटर, द रेडियस ऑफ मिरर इज 40 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 25 के डिस्टेंस पे रखा हुआ है। फाइंड लोकेशन, मैग्निफिकेशन एंड साइज ऑफ द इमेज। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, 10वीं क्लास का क्वेश्चन है। क्या बोला इसने, कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर बनाया। ठीक है, इसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा गया है जिसकी हाइट कितनी है, 5 सेंटीमीटर, द रेडियस ऑफ मिरर इज 40 सेंटीमीटर। तो बोलो r तो हो गया कितना 40, f कितना हो जाएगा, ये हो गया 20। बोलो ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर। बोलो यहां से डिस्टेंस कितना है, 25 सेंटीमीटर। ओके, अच्छा ये बताओ इसकी इमेज बनेगी कहां बनेगी, ये बताना है। ठीक है, और उसका साइज क्या होगा ये भी बताना है। बोलो f पता है आपको, ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, तो सो दिस इज u, तो ये है u, ये है f। तो बोलो फॉर्मूला लगाना है, 1 बाय एफ इज इक्वल टू 1 बाय वी प्लस 1 बाय यू। पहले फॉर्मूला ही लिखेंगे। बोलो f कैसा लिखूं, पॉजिटिव के नेगेटिव, बोलिए भाई नेगेटिव। कनकेव मिरर है तो नेगेटिव, तो 1 बाय माइनस 1 बाय वी। इमेज का तो पता नहीं है तो उसको v लिख दो, प्लस 1 बाय माइनस, सही है ना, क्योंकि ये पोल है, यहाँ पे पोल से लेफ्ट साइड में रखा है तो नेगेटिव डिस्टेंस मानेंगे। हो गया, अब यहां से आपको v निकालना है, आपको खुद निकालना है। तो इसको इधर लेके जाओगे, सॉल्व करोगे, सही है, कितना आएगा -100 जो भी। ठीक है, क्लियर हो गया भाई। अच्छा, अब आपको v पता चल गया, v इज इक्वल टू -100। v पता है, u पता है, तो माइनस वी बाई यू कर देंगे, क्या आ जाएगा, ध्यान रखना एक बात का, v कितना है -100, u कितना है -25, और ये माइनस अलग से है, तो ये माइनस माइनस, तो एक माइनस से एक माइनस कटेगा, एक रह जाएगा, कितना आ गया -4। सही है, तो m इज इक्वल टू -4 इज इक्वल टू एच आई बाई एच ओ। सही बात है, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को इधर मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा -20 इज इक्वल टू एच आई। तो हाइट ऑफ इमेज कितनी दिख रही है, -20। ये माइनस का क्या मतलब है, उल्टी दिखाई दे रही है, कि अगर ऑब्जेक्ट ऐसे रखा था तो इमेज ऐसी बन रही है। ठीक है, बोलो ये 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा था, 100 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे उससे 4 गुना बड़ा साइज का क्या दिखाई दे रहा है, इमेज दिखाई दे रहा है। कैसा इमेज बनता है वैसे, रियल या वर्चुअल, रियल इमेज बनता है। रियल इमेज का क्या मतलब होता है, एक्चुअली रेज इंटरसेक्ट कर रही है ना। तो बोलो अगर मैं यहाँ पे एक स्क्रीन ले आऊं, स्क्रीन ले आऊं मतलब कोई भी ऐसी चीज जिसपे रेज टकरा सके। अगर मैं एक कागज का टुकड़ा ले गया और मैंने यहाँ रख दिया, तो उस पे फोटो बन जाएगा, इस ऑब्जेक्ट का फोटो बन जाएगा यहाँ पे। ओके, तो बोलो रियल इमेज कौन सी होती है, कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन। ठीक है ना, वैसे मैं यहां बैठा हूं, मेरे को दिखेगी नहीं, ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे एक कागज ले गया, कोई शीट ले गया, कोई काले रंग का कागज ले गया, कुछ भी ले गया, ठीक है, मैंने अपना हाथ कर दिया, ऐसे हाथ कर दिया, हाथ की इमेज बन जाएगी। सही है, क्योंकि जो रेज है वो वहां गई और फिर यहाँ आके मीट कर रही है, और यहाँ पे फोटो क्लियर दिखाई देगा इस ऑब्जेक्ट का यहाँ। सही है भाई, क्लियर है ना, कोई दिक्कत। अब मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा, ठीक है भाई, ये आ गया सब कुछ। अब मैं सिर्फ क्वेश्चन पढ़ूंगा आपके सामने, और आपको क्या करना है, यस और नो बताना है कि आप उस क्वेश्चन को कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप कर सकते हैं तो फिर हम आगे चल पड़ेंगे, नहीं कर सकते तो मैं सॉल्व करके दिखा दूंगा। ठीक है,
एन ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ 2.5 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट साइज 2.5, प्लेस्ड एट 1.5 f फ्रॉम ए कनकेव मिरर। कहां रख दिया? 1.5 f डिस्टेंस पे, फोकल लेंथ f है तो उससे 1.5 टाइम्स पे रख दिया गया। द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट इज परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ऑब्जेक्ट कैसा है? परपेंडिकुलर रखा है प्रिंसिपल एक्सिस के। फाइंड लेंथ ऑफ इमेज, ठीक है, क्या है ये? इज द इमेज इरेक्ट और इन्वर्टेड, ठीक है। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, फॉर्मूला कौन सा लगेगा? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें? करना पड़ेगा नहीं मेरे को? कर दूं? कोई बेशर्म होके बताना है कि सर एक मिनट, बिल्कुल बेशर्म हो गए, बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि सर पता नहीं क्या सोचे। यस, सॉल्व कर दूं? नहीं पक्का? प्रॉमिस, मम्मी का कम देख लो, ठीक है। u की जगह रख देना है -1.5f, f की जगह रहेगा ये f, और ऑब्वियसली बात है नेगेटिव है तो -f रख देंगे, वहां से v की वैल्यू आ जाएगी, -v/u कर देंगे, हो जाएगा, इन्वर्टेड आएगा आंसर। क्लियर है? डबल साइज का है तो -5 सेंटीमीटर का इसका हाइट ऑफ इमेज होगा। ये ल्यूमिनस, ल्यूमिनियस नहीं हो रहा है कुछ, ल्यूमिनस, यहां पे आई के फिर मैंने पैदा कर दिया पीडीएफ में, इडियट। ल्यूमिनस इज मूविंग, ऑब्जेक्ट कहां गया? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, ल्यूमिनस पॉइंट है या ऑब्जेक्ट जो भी है, मतलब एक स्विच ऑन है, बहुत ब्राइट ऑब्जेक्ट है और वो मूव कर रहा है एट ए स्पीड v0 या u0 ले, क्या है, टुवर्ड्स ए स्फेरिकल मिरर ऑफ फोकल लेंथ f अलोंग इट्स एक्सिस, फाइंड द स्पीड ऑफ द इमेज। देखो भाई क्या हो रहा है, एक ऑब्जेक्ट है, वो क्या कर रहा है? एक्सिस के अलोंग मिरर की तरफ जा रहा है, आपको बताना है इमेज का स्पीड क्या होगा। अरे ठीक है, अब देखो डिफरेंशिएशन का यूज इसी दिन के लिए किया था, डिफरेंशिएशन सीखा हुआ ना, किसी भी चीज का रेट ऑफ चेंज। अब देखो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मिरर के पास आ रहा है, उसका डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर इज चेंजिंग, है ना, तो हम रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकाल लेंगे, और रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑब्जेक्ट का स्पीड, और फिर हम क्या निकाल लेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ इमेज डिस्टेंस, वो क्या हो जाएगा? इमेज का स्पीड। यस और नो? तो बोलिए डिफरेंशिएट किया मैंने किसको? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये इमेज डिस्टेंस है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। तो बोलो फोकल लेंथ इज कांस्टेंट, उसका डिफरेंशिएशन 0। बोलो ये v है, पहले इसको v के रिस्पेक्ट में कर दो, 1/v है ना, इसको v के रिस्पेक्ट में कर दो, फिर v को t के रिस्पेक्ट में कर दो। सही है, चेन रूल लगा दिया मैंने, चेन रूल लगाते ना, डायरेक्टली नहीं होता तो क्या करते हैं, पहले किसी और वेरिएबल के, फिर उस वेरिएबल डिवाइड बाय जो हमको चाहिए। सही बात है? तो बोलो इसका डिफरेंशिएशन -1/v², फिर v का डिफरेंशिएशन dv/dt, फिर 1/u का -1/u², फिर u का du/dt। सही बात है? अच्छा अब एक को इधर लेके जाओ, ये क्या हो गया? 1/v², 1 इमेज डिस्टेंस का स्क्वायर, ये क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ इमेज, यानी कि स्पीड ऑफ इमेज, और ये क्या आ जाएगा? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये क्या आ जाएगा? स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। सही है, dv/dt की जगह लिख दिया वेलोसिटी ऑफ इमेज, du/dt की जगह लिख दिया वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। बोलो 1/v², इसको इधर ले आओ, 1/v² इंटू v इमेज इज इक्वल टू -1/u² v ऑब्जेक्ट। ओके, अब बताओ क्या चाहिए अपने को? v इमेज चाहिए, v² इधर मल्टीप्लाई कर दो, v² इधर गया, v इमेज इज इक्वल टू -v²/u² इंटू v ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत है इसमें? तो स्फेरिकल मिरर के लिए इमेज का स्पीड इज इक्वल टू -v²/u² इंटू v ऑब्जेक्ट। इसको एक और तरीके से लिख दूं, बोलो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला था ना क्या? -v/u, तो बोलो इसका स्क्वायर करूंगा तो ये भी हो जाएगा, बोलो v²/u² की जगह क्या लिख सकता हूं? m², ये क्या बन जाएगा? बोलो माइनस, ये माइनस अलग से, v²/u² की जगह m² अलग से, और v ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत? याद रहेगी बात? ठीक है, इसको लिख लेना। ओके, इफ द ऑब्जेक्ट मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, देखो अगर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कांस्टेंट है तो बोलो
क्या v और u कांस्टेंट है? नहीं। क्या इनका रेशियो कांस्टेंट होगा? नहीं। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इज आल्सो नॉट कांस्टेंट। ठीक है भाई। इफ द ऑब्जेक्ट मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी द इमेज मूव्स विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इसकी स्पीड और एक्सेलरेशन दोनों क्या होंगे? नॉन यूनिफॉर्म होंगे। कोई भी दिक्कत है? चलें आगे। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पढ़ा था ना, f माइनस वी बाई एफ या फिर f बाय एफ माइनस यू। सही है, ठीक है। कनकेव की फोकल लेंथ सुजाता, पॉजिटिव या नेगेटिव? और कन्वेक्स की? ठीक। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दे दिया? 25 सेंटीमीटर फ्रॉम ए स्फेरिकल मिरर ऑफ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर। ठीक है, फोकल लेंथ कितनी है? 40, डिस्टेंस कितना है? 25। फाइंड रेशियो ऑफ मैग्निफिकेशन इफ द मिरर इज, पहला पार्ट कनकेव, दूसरा पार्ट कन्वेक्स। बोलो, ये जो फोकल लेंथ है ये 40 सेंटीमीटर है, ये प्लस है कि माइनस है? डिपेंड करता है मिरर के टाइप पे। पहले केस में कनकेव है, बोलो फॉर्मूला क्या लगेगा? f बाय एफ माइनस यू। ओके, सही बात है। अपने को u दे रखा है ना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और अपने को f दे रखा है, तो बोलो क्या आ जाएगा? 40। कनकेव है ना, तो फोकल लेंथ क्या होगी? नेगेटिव। तो -40 डिवाइड बाय -40 माइनस यू कितना है? -25। सही बात है। -40 प्लस 25 15। तो बोलो -40 बाय -15 यानी कि 8/3। प्लस आया कि माइनस आया? प्लस। सही है, 8/3। कोई दिक्कत? अच्छा, दूसरा केस दे रखा है कन्वेक्स। कन्वेक्स में क्या करेंगे? बोलो, फॉर्मूला तो वही रहेगा, फॉर्मूला चेंज थोड़ी करेगा। f बाय एफ माइनस यू क्या आएगा बताना? बोलो, कन्वेक्स है तो f की जगह क्या आएगा? f की जगह आ जाएगा प्लस, तो यहां आ जाएगा 40 डिवाइड बाय -25। अरे फॉर्मूले का माइनस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हमेशा नेगेटिव होता है। बोलो भाई, कितना आ जाएगा? 40/65, 8/13। कोई दिक्कत? माइनस आएगा यहां पे। ठीक है, f बाय एफ माइनस यू। तो बहुत बड़ा वो है, क्या बोलते हैं इसको? ब्रूस ली। वो ठीक कर रहा है तेरी नोटबुक में, उसके ऐसे मार रहा है। An object of height 5 centimeter is placed in front of a convex mirror. ठीक है, at a distance 40 centimeter and focal length 20. Then find location and size of image. मुझे करना पड़ेगा क्या? An object of length कितना ये? L/3, f/3 है, lies on the axis of a concave mirror of focal length f. If image touches object at one end, is real and elongated, find longitudinal magnification. देखो फिगर देख के ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ये आपके पास ये है आपका, ये आपका मिरर है। ठीक है, यहां पे ये है आपका फोकस, ये है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। सही है। अच्छा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है? ऑब्जेक्ट की लेंथ कितनी है? f/3। और ये कह रहा है कि जो इमेज बनी है वो इमेज एक एंड पे तो इसके ऊपर ही है। बोलो, इमेज फिर ऑब्वियस बात इधर तो बनेगी नहीं, इधर बनेगी। रियल इमेज है, इलोंगेटेड इमेज है, तो आपको बताना है कि इसकी लेंथ एक्चुअली कितनी होगी। सही है। और यही बताना है लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, मतलब लेंथ के अलोंग मैग्निफिकेशन कितना होगा। साइज के हिसाब से तो -v/u होता है, यहां पे देखना पड़ेगा हमको। तो देखो ध्यान से, मैंने क्या किया, इस पॉइंट का इमेज चेक किया। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर कोई रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, तो उसका इमेज कहां बनता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बन जाता है।
सही है। अब बताओ यहां से इसकी लेंथ कितनी है, f/3, ठीक है। बोलो ये एंड का डिस्टेंस कितना हो जाएगा यहां से, 5f/3। बोलो ये f, ये भी f, तो बोलो ये टोटल 2f, ये f/3, तो कितना कम हो गया, 2f माइनस f/3, 5f/3 बच गया। सही बात है। अच्छा तो बोलो इस पॉइंट का इमेज कहां बनेगा, मैं कहता हूं कहीं यहां बनेगा। सही बात है। तो ये तो हो गया मेरा ऑब्जेक्ट, और ये हो गया मेरा इस पॉइंट का यहां पे रिफ्लेक्शन, और इस पॉइंट का यहां पे। बोलो यहां से लेके यहां तक इमेज की लेंथ हो जाएगी। बोलो मेरे को ये डिस्टेंस निकालना है, कोई दिक्कत है इसमें। तो बोलो इस पॉइंट का जो कि कितने डिस्टेंस पे है, -5f/3 u हो गया, इसका v निकाल लो, निकल गया। बोलो ये पता चल गया, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस इसका ये कितना है, 2f, v माइनस 2f कर देंगे, कोई दिक्कत है। सही है। फिर ये जो लेंथ आई है डिवाइड बाय इसकी लेंथ इज इक्वल टू लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। सही है। तो देख लो यहां पे v आया कितने पे, -5f/2 पे। सही है। यानी कि यहां से डिस्टेंस कितना है, बोलो ये डिस्टेंस कितना आया, -5f/2। यहां पे 5f/2 डिस्टेंस है ना। बोलो ये डिस्टेंस कितना है, 2f। तो बोलो दिस माइनस दिस करो, 5f/2 माइनस 2f, 2 है सर। बोलो कोई दिक्कत, f/2 डिस्टेंस हो गया, ये यहां से लेके यहां तक आ गया ना, टोटल -2f इज इक्वल टू ये लेंथ आ गई, f/2 आ गई। तो बोलो ये हो गया मेरा लेंथ ऑफ इमेज डिवाइड बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट करना है, कितना आ जाएगा, f/3, ऐसे f कट जाएगा, 3/2 आ गया। LM लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। क्लियर है। 1.5 आंसर है। चलें आगे। 10th क्लास का टॉपिक है ये, देखो आगे आ रहा है। क्या गुम हो गया ईशान, पूरी कर ले नोटबुक। कंप्लीट नहीं है, ठीक है। नेचर, मैग्निफिकेशन एंड लोकेशन ऑफ इमेज इन कनकेव, कनकेव मिरर की बात करेंगे पहले, ठीक है। मान लीजिए ऑब्जेक्ट कहां है, इंफिनिटी पे, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है। बोलो यहां से पैरेलल रेज आएंगी, यस और नो, और वो कहां पे इंटरसेक्ट करेंगे, रियल ऑब्जेक्ट था, यहां से रेज निकली, रियल ऑब्जेक्ट से रेज निकली, रिफ्लेक्ट होने के बाद वो क्या हो गई, कन्वर्ज हो गई, रिफ्लेक्टेड रेज कन्वर्ज, रियल इमेज बनेगी। सही बात है। साइज ऑफ द इमेजेस छोटा सा, बिल्कुल छोटा, पॉइंट साइज, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट इज इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस पॉइंट साइज होती है, और कैसी इमेज होती है, रियल। रियल इमेज क्यों बोला, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली मीट कर रही है, और ये रॉबिन रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली मीट कर रही है, ठीक है। स्पेशल नोट, सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स वेयर पैरेलल रेज मीट अपीयर टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड फोकस, राइट, ठीक है। सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स वेयर पैरेलल रेज मीट अपीयर टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड फोकल प्लेन। सही है भाई। देखो ना, पैरेलल रेज आई, फोकस में मिली, मैंने जो पैरेलल रेज ऐसे आ रही थी उनको ऐसे भेज दिया, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद कहीं यहां मिलेंगी। बोलो ऐसे पैरेलल भेजी थी तो कहीं यहां मिल रही थी। तो बोलो ऐसे सारे पॉइंट्स का जो सेट होता है उसको क्या बोलते हैं, फोकल प्लेन बोलते हैं। कि पैरेलल रेज कहीं से भी आए, इस प्लेन पे इंटरसेक्ट करेंगी, दैट मींस इट इज फोकल प्लेन। लिख लेंगे इसको, ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे रख दिया मैंने तो क्या होगा, बोलो इनफाइनाइट पे चली जाएगी इमेज, यस और नो। देखिए भाई, यहां से रेज निकली, यहां से पैरेलल चली गई, यहां से भी इधर पैरेलल चली गई। बोलो ये कहां पे जाके इंटरसेक्ट करेंगी, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे मिलेंगी। बोलो रिफ्लेक्टेड रेज जहां मिलती है वहीं पे तो इमेज बनती है, और इमेज बन रही है इंफिनिटी पे, यस और नो। तो बोलो इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, एनलार्ज्ड होगी और रियल इमेज होगी, है ना, क्योंकि ये जो लाइन है ये एक्चुअली इनफाइनाइट डिस्टेंस पे मीट कर रही हो, यस और नो। कोई दिक्कत भाई। चलें आगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रखा हुआ है, ठीक है।
मान लीजिए ये आपका कनकेव मिरर है, ये आपका फोकस है, और ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट का रखा हुआ है बियॉन्ड सी, मतलब सी से भी दूर रखा हुआ है, ठीक है। तो बोलो ऑब्जेक्ट अगर यहां है तो बोलो मैं क्या करता हूं, इसके हेड से दो रेज भेज देता हूं, देखता हूं वो दो रेज कहां पे जाके मिलती हैं। यस और नो बोलिए। यहां से मैंने एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे भेज दी, बोलो ये फोकस से पास करेगी, ये हो गया। अच्छा ये बताओ, यहां से मैंने एक और रे भेज दी जो डायरेक्टली फोकस पे चली गई, बोलो ये क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस। बोलो इतना ही क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो बोलो इतने ही एंगल पे इधर तरफ चली गई, सही है। बोलो एक रे तो इधर चली गई थी, एक रे इधर ऐसे चली गई। बोलो रिफ्लेक्टेड रेज जहां मिलती है वहीं तो इमेज बनती है। तो बोलो इसका हेड यहां था और इसके हेड की रिफ्लेक्टेड रेज यहां मिल रही है, यानी कि इसके हेड की इमेज यहां बन गई। और बोलो पैरों की इमेज कहां बनेगी, यहां पे बनेगी। यस और नो इसके नीचे। तो बोलो दिस इज द लोकेशन ऑफ इमेज, इतना डिस्टेंस पे बन रही है, एंड दिस लोकेशन इज बिटवीन सी एंड एस। ध्यान से देखो, ऑब्जेक्ट यहां है तो इमेज यहां है। अगर मैंने ऑब्जेक्ट यहां रख दिया तो इमेज यहां बन जाएगी, अगर मैंने ऑब्जेक्ट यहां रख दिया तो इमेज यहां बन जाएगी, और मैंने ऑब्जेक्ट यहां रख दिया तो इनफाइनाइट पे चली जाएगी। मैंने ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रख दिया तो यहां। अब बोलो मैं जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को इधर ला रहा हूं, इमेज इधर जा रही है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट इमेज सेम पॉइंट पे, और जैसे जैसे इधर जा रहा हूं वो इनफाइनाइट पे, सही है। और बोलो जब मैं फोकस के इधर आऊंगा तो क्या होगा, ये पीछे आ जाएगी। जैसे मान लो फोकस पे मैं गया था तो इमेज कहां चली गई थी, इंफिनिटी पे। धरती गोल है, धरती का चक्कर काट के, और जब मैं इधर आया तो काट के चक्कर इधर आ गया। सही बात है, ये तो सबने पढ़ा भी हुआ है, नहीं पढ़ा हुआ क्या। जैसे इस साइड बैठ, इस साइड कम, दिस साइड, वहां से बहुत लोगों का वो हो जाता है ट्रैफिक, इधर होके बैठो, वहां से कम दिखा होगा। तो ठीक कर लो, शर्ट को ठीक कर लो, तो जैकेट को ठीक कर लो, अवश्य चैन बंद कर। ठीक है भाई, तो इस बात में तो कोई डाउट नहीं है, ये तो 10th क्लास का टॉपिक है। ठीक है, ऑब्जेक्ट अगर कहां हो, सी पे हो, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो। बोलो ऑब्जेक्ट है यहां तो इमेज कहां बनेगी, सी पर ही बन जाएगी। ठीक है, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एस, ऑब्जेक्ट कहां है, सी और एस के बीच में, तो इमेज कहां बनेगी, सी से पीछे बनेगी, है ना। रियल इमेज होगी, इन्वर्टेड बनेगी, बियॉन्ड, अरे बियॉन्ड, डी डी एनलार्ज बनेगी, है ना। बोलो दूर बना है, क्या बोल रहा हूं, हाँ ठीक है जो भी है, ठीक। ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहां है, फोकस और पोल के बीच में। तो बोलो इमेज कहां बनती है, पीछे की तरफ बनती है, सही है। क्या किया है मैंने, देखो यहां से एक रे पैरेलल भेज दी, वो कहां से जाएगी, फोकस से पास कर गई, और एक मैंने भेज दी कहां, पोल पे, और ये इतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी। ऐसा हो, तो बोलिए यहां से जो बन रहा है, ये बन रहा है ये, सही है। बोलो ये रे इधर जा रही है, ये दोनों रेज कैसी थी, डाइवर्जिंग रेज थी, है ना। और डाइवर्जिंग रेज के बारे में बड़ी खास बात है, क्या, रिफ्लेक्टेड रेज अगर डाइवर्ज कर रही है तो जिस पॉइंट से वो डाइवर्ज करते हुए नजर आ रही है उस पॉइंट पे क्या बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी। यस और नो। रियल ऑब्जेक्ट है तो रियल ऑब्जेक्ट से एक्चुअली डाइवर्ज करती है, वर्चुअल इमेज है तो वर्चुअल इमेज से रिफ्लेक्टेड रेज डाइवर्ज करते हुए नजर आती है। तो देखो ये जो रिफ्लेक्टेड रेज है डाइवर्ज कर रही है। यहां खड़े किसी व्यक्ति को क्या लगेगा, जैसे ये जो रेज आ रही हैं ये मिरर के पीछे किसी चीज से आ रही हैं, है ना, और वो पीछे क्या बन रहा होगा, कोई दिक्कत है इसमें, 10th क्लास का टॉपिक है। फॉर वर्चुअल ऑब्जेक्ट, अब ऑब्जेक्ट क्या हो गया, वर्चुअल। अभी तक रियल ऑब्जेक्ट था, अभी क्या हो गया, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ठीक है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट कौन सा होता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट कौन सा होता है, जहां पे इंसिडेंट रेज कन्वर्ज करती हो। ठीक है, तो मान लीजिए यहां पे इंसिडेंट रेज कन्वर्ज करती हैं इस पॉइंट पे, अगर इंसिडेंट रेज यहां कन्वर्ज कर जाती तो यहां पे बनता, लेकिन इंसिडेंट रेज कन्वर्ज कर रही हैं, जहां पे कन्वर्ज करेंगी वो क्या होगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, है ना, बताया मैंने 4 डेफिनेशन। रियल ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रेज फैलेंगी, वर्चुअल ऑब्जेक्ट पे कन्वर्ज करेंगी। इमेज में उल्टा होगा, रियल इमेज है तो रिफ्लेक्टेड रेज कन्वर्ज करती हैं, और अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो रिफ्लेक्टेड रेज डाइवर्ज करती है। ठीक है ना, ठीक है भैया। तो बोलो
ये है वर्चुअल ऑब्जेक्ट, सही बात है। अच्छा ये जो रेज आई है ये रिफ्लेक्ट होके कहीं आ जाएगी, ये वाली जो रिफ्लेक्ट होके आई है ये कहीं आ जाएगी, यस और नो, और यहां पे क्या बन जाएगा, बोलो भाई, रियल इमेज। बोलो भाई, एक्चुअली मीट कर रही है ना रिफ्लेक्शन के बाद, तो रिफ्लेक्शन के बाद अगर एक्चुअली मीट करती है देन इट इज रियल इमेज। ठीक है, तो रियल इमेज बनेगी, कहां बनेगी, बिटवीन फोकस एंड पोल, स्मॉलर इन साइज, साइज में छोटी होगी और इरेक्ट होगी, जैसा ऑब्जेक्ट है वही सेंस इमेज का होगा। सही है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट पे रियल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट पे रियल इमेज, स्मॉलर इन साइज, बिटवीन एफ एंड पी, कोई दिक्कत। ठीक है, यूजेस ऑफ कनकेव मिरर, कनकेव मिरर के यूज रिफ्लेक्टर्स में यूज होता है ना, जो हेडलाइट्स होती है उसमें जो बल्ब की लोकेशन होती है वो कहां होती है, फोकस पे, ताकि जब यहां से लाइट रेज निकले तो इससे टकरा के और रेज जो है पैरेलली रोड पे सीधी चली जाए, है ना, अरे देखा होगा, ठीक है। अच्छा, इन रियल लाइफ पैराबोलिक मिरर्स आर यूज, एक्चुअली कौन से यूज होते हैं, पैराबोलिक, बट कंसेप्ट वही होता है कि भैया रिफ्लेक्टर्स में कनकेव मिरर यूज होते हैं। ठीक है, शेविंग मिरर्स या फिर मैग्नीफायर मिरर्स या मेकअप मिरर्स जो होते हैं उसमें क्या होता है, हम चेहरा बहुत नजदीक ले जाकर देखते हैं मेकअप करते टाइम, ये शेविंग करते टाइम, तो उसमें क्या होता है, बोलो, हम कहां चले गए, फोकस और पोल के बीच में चले गए, और जब हम उसके बीच में चले जाएंगे तो हमारी जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, बड़ी बनेगी, है ना, एनलार्ज इमेज बनेगी। एनलार्ज इमेज मतलब हमें अपना चेहरा ज्यादा क्लियरली दिखाई देगा, मेकअप कर रहे हैं तो ज्यादा अच्छे से हमको चेहरा दिखाई दे रहा है, यस और नो, या फिर मेकअप कर रहे हैं, हाँ जो भी है, ठीक है, कोई दिक्कत। अच्छा, आप जो आपका शेविंग मिरर होता है या जो मेकअप मिरर होता है ना, उसमें उसके सामने खड़े हो जाओ और उससे दूर 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 जाते चले जाओ, एक पॉइंट के बाद आपको अपनी इमेज दिखाई नहीं देगी ढंग से, क्यों, क्योंकि वो बहुत दूर बनने लग गई है और इन्वर्टेड बनने लग गई है, तो आपको क्लियरली दिखाई नहीं देगी। ओके, जब तक आप उसके पास हैं तो इमेज मैग्नीफाइड दिखाई दे रही है, जब दूर जाएंगे तो इमेज इन्वर्टेड हो जाएगी। ओके, इमेज फॉर्मेशन इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर। ठीक है, बोलो, ये है मेरा कन्वेक्स मिरर, बोलो, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर होगा, इस तरफ होगा, यस और नो, बोलो, इधर सी और यहां है, बोलो, जब रेज पैरेलल आती हैं, मान लीजिए रेज पैरेलल आएंगी तो क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगी, इधर चली जाएंगी, है ना, फैल गई, तो रिफ्लेक्टेड रेज डाइवर्ज हो रही है, रिफ्लेक्टेड रेज डाइवर्ज हो रही है, क्या पता होगा, वर्चुअल इमेज, यस और नो। अगर एक्चुअली मीट करती है रिफ्लेक्टेड रेज देन इट इज रियल इमेज, और वो डाइवर्ज करती है देन इट इज वर्चुअल इमेज। ओके, ठीक है भाई, तो ऑब्जेक्ट कहां है, P एंड इंफिनिटी के बीच में, पोल और इंफिनिटी के बीच में अगर ऑब्जेक्ट है तो बोलो, यहां से एक रे भेज देंगे, पोल पे जाएगी, एग्जैक्टली ऐसे ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी, एक मैंने पैरेलली भेज दी, बोलो ये रिफ्लेक्ट होके जा रही है, यस और नो, तो ऐसा लगेगा जैसे ये कहां से आ रही है, फोकस से, बोलो पैरेलल रे तो फोकस से पास होते हुए नजर आएगी ना रिफ्लेक्शन के बाद, तो बोलो यहां पे क्या हो गया, ये एक रे ऐसे चली गई, एक रे ऐसे चली गई, इन रेज को पीछे की तरफ क्या करता हूं, एक्सटेंड करता हूं, देखो यहां पे इसके हेड से निकली हुई रेज का रिफ्लेक्शन मुझे कहां दिखाई दे रहा है, यहां पे, सही है, तो बोलो इसके हेड की इमेज यहां बन गई, बोलो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन P एंड इंफिनिटी, इमेज इज फाउंड बिटवीन F एंड P इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर। कोई दिक्कत, 10th क्लास में पढ़ाइए तो सही है। अब वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स, जैसे पिछले वाले केस में क्या था, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, इनफाइनाइट पे था, बियॉन्ड सी था, सी पे था, बिटवीन एफ एंड सी था, फिर यहां था, फिर यहां था, सही है। अब की बार हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट यहां रख दिया, रियल ऑब्जेक्ट इधर होंगे, वर्चुअल ऑब्जेक्ट इधर होंगे, उनके हिसाब से देखना पड़ेगा कहां कहां क्या क्या, यस और नो, ठीक है। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट और देख लेते हैं, वर्चुअल ऑब्जेक्ट बिटवीन P एंड F, वर्चुअल ऑब्जेक्ट आ गया, अरे बनाया नहीं, ठीक है, तो याद कर लो, नहीं बनवाया तो देखो, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, इमेज कहां बनती है, बोलो, पोल टू इंफिनिटी के बीच में रियल और इरेक्ट बनती है, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहां है, P और F के बीच में, इमेज कहां बनेगी, ठीक है, ये एक्सचेंज हो गया बेसिकली, जब ऑब्जेक्ट यहां था तो इमेज यहां था, जब ऑब्जेक्ट यहां चला गया तो इमेज यहां चला गया, सही है। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट कहां जाएगा भाई, इनके बीच में जाएगा तो इमेज ऐसे चला, कोई दिक्कत है। ये बात ध्यान रखना कि जब मैं मिरर के बिल्कुल पास खड़ा हो जाऊंगा तो मेरी इमेज बिल्कुल उसके पास ही बनेगी पीछे, है ना,
अब जैसे जैसे मैं इसको लेके इंफिनिटी पे चला जाऊंगा तो ये फोकस तक चला जाएगा। सही है। अब उल्टा देखो कि अगर मैंने ऑब्जेक्ट यहां रखा तो इमेज यहां बनेगा, मैंने ऑब्जेक्ट यहां रखा तो इमेज यहां बनेगा, अगर मैंने ऑब्जेक्ट यहां रख दिया तो इमेज कहां बनेगा, एक्सचेंज होगी। कोई दिक्कत है भाई? ठीक है। बोलो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, पी और एस के बीच में ऑब्जेक्ट है तो इमेज पी से इंफिनिटी के बीच में। कोई दिक्कत? अच्छा अगला केस देखो, अगर ऑब्जेक्ट कहां है, देखो वो वाले केस आ गए। अब जो कनकेव में थे ना वो इसके लिए वैलिड है, बस ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो जाएगा। देखो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है बिटवीन एफ एंड सी, ऑब्जेक्ट कहां था, एफ और सी के बीच में, तो इमेज कहां बनी थी, बियॉन्ड सी। ठीक है, तो इमेज बियॉन्ड सी बन रही है, मतलब सी से इंफिनिटी के बीच में वर्चुअल इमेज बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। वहां पे क्या था, रियल ऑब्जेक्ट था तो रियल इमेज बन रही थी, यहाँ पे वर्चुअल ऑब्जेक्ट तो वर्चुअल ही इमेज बनेगी। ओके। अच्छा वर्चुअल ऑब्जेक्ट है बियॉन्ड सी, वहां पे क्या होता था, बियॉन्ड सी तो इमेज कहां होती थी, बिटवीन सी एंड एफ, तो यहां पे भी क्या बनेगा, इमेज बिटवीन सी एंड एफ। सेम नेचर एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वर्चुअल है तो इमेज भी वर्चुअल, वहां पे रियल ऑब्जेक्ट तो रियल इमेज, यहाँ पे वर्चुअल ऑब्जेक्ट तो वर्चुअल इमेज, और इन्वर्टेड बनेगी। ओके, सेम नेचर इन्वर्टेड। ओके, ग्राफ बिटवीन यू एंड वी, यू और वी के बीच में ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, कनकेव मिरर के केस में देखिए, कनकेव मिरर में बोलो ये है मेरा u, ये है मेरा v। ओके, तो v और u के बीच में ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, बताइए कि कनकेव मिरर के लिए 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, सही बात है। अच्छा अगर मैं u 0 कर दूं, u 0 कर दिया मैंने, ऑब्जेक्ट कहां आ गया, ऑब्जेक्ट इज नियर द पोल, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ v, पोल। अरे भाई तो मैंने u को क्या रख दिया, 0, तो v भी क्या आ जाएगा, यानी कि इट पासेस थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से पास होगा। ओके, मैं क्या करता हूं, मैं u को इंफिनिटी रख देता हूं, u टेंड्स टू इंफिनिटी, कनकेव मिरर है ना, इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहां बनती है, फोकस पे, तो बोलो v इज इक्वल टू कितना हो जाता है, -f। तो बोलो जब u इंफिनिटी पे है तो v कहां है, -f पे, तो ये हम यहां से यहां तक है f, तो ये हो जाएगा -f। कोई दिक्कत है? अच्छा अब मैंने उल्टा कर दिया, मैंने क्या किया, u को रख दिया, क्या u को मैंने रख दिया फोकस पे, u फोकस है, बोलो ये 1/f, ये भी 1/f, कट जाएंगे ये दोनों, 1/v इज इक्वल टू 0, यानी कि v इज इक्वल टू इंफिनिटी, यानी कि मेरा u क्या हो गया, -f के बराबर हुआ, तो मेरा v कहां चला गया, इंफिनिटी पे। सही है, तो बोलो यहां से स्टार्ट हुआ, ओरिजिन से पास होगा और यहां चला जाएगा ग्राफ, यस और नो, कोई दिक्कत है? फिर उल्टा करके देख लो, मैंने क्या किया, u को रख दिया -f से थोड़ा सा पीछे, मतलब डिस्टेंस क्या हो गया, -f से थोड़ा सा ज्यादा हो गया, भाई फोकस से उसके बीच में रख दिया मैंने, क्या बोलते हैं उसको, हाँ फोकस से c के बीच में, f और c के बीच में, जब f और c के बीच में रख देता हूं मैं, u है बिटवीन f एंड c, तो बोलो इमेज कहां बनती है, बियॉन्ड c, है ना। तो बोलो जैसे मैंने इसको थोड़ा सा इधर रखा, इमेज इज बियॉन्ड c, और जैसे ही मैंने क्या किया, u को रख दिया, एक सेकंड, एक गलती कर रहा हूं क्या मैं, -f, v इज, मैंने u को कहां रखा था, यहां पे -f पे ना, u इज इक्वल टू -f, ये कट जाएगा, v इज इक्वल टू इंफिनिटी, मैंने साइन उल्टे लिख दिया क्या, अरे मतलब आप पॉइंट टू पॉइंट प्लॉट कर सकते हैं इसको, तो बताओ चाहिए मुझे, नहीं कल नहीं, कल तक नहीं जाएंगे, ऐसे ही है। देखो एक बार u को आप क्या रखो, 0 रख के देखो, v की लोकेशन चेक करो, v को 0 रख के देखो, u की लोकेशन चेक करो। ठीक है, u को f पे रख के देखो, 2f पे रख के देखो, अकॉर्डिंगली v की वैल्यू निकालते चले जाओ।
फिर v और u में ग्राफ बनाते चले जाओ, ये ग्राफ बनता है। ठीक है, याद रख लेना कनकेव के लिए ऐसा होता है। ठीक है, एग्जैक्टली इसका मिरर इमेज इसको ऐसे पलट दो, ग्राफ ऐसे पलट दो, वो कन्वेक्स के लिए ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, बन गया। देखो एग्जैक्टली उसका पलटा हुआ है, ये 0 से पास करेगा। ठीक है ना, ठीक है। ग्राफ बिटवीन 1/u एंड 1/v, देखो ध्यान से, किसके बीच में ग्राफ बनाना है आपकी बार, 1/v और 1/u के बीच में। देखो ये है मेरा y एक्सिस पे, ये है मेरा x एक्सिस पे, और ये है मेरा कांस्टेंट y इज इक्वल टू mx प्लस c टाइप का दिखने लग गया ना। अब बताओ सीधी लाइन बनेगी, सही है, सीधी लाइन बनेगी। अच्छा, m की वैल्यू कैसे पता चलेगी मेरे को, 1/u का कोफिशिएंट नेगेटिव दिखेगा, क्यों, कनकेव के लिए u नेगेटिव है, सही है। अच्छा, अब f की वैल्यू बताओ कैसी होगी, y इंटरसेप्ट नेगेटिव, f इज नेगेटिव, तो ये कांस्टेंट कैसा रहेगा, नेगेटिव, तो बोलो y इंटरसेप्ट इज ऑल्सो नेगेटिव, सही है। अच्छा, अब जैसे जैसे मैं क्या कर रहा हूं, u की वैल्यू ध्यान से देखो, u को जब मैं नेगेटिव रखता हूं, u इज नेगेटिव, तो बोलो ऑब्जेक्ट कैसा है, रियल, इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल, सही है। देख लो v कैसा आ रहा है, 1/v इज 1/v पॉजिटिव जैसे आ गया। नहीं सही बात है, अरे हाँ ठीक है ना, अगर v पॉजिटिव है तभी तो इधर आएगा ना, v पॉजिटिव मतलब पोल से इधर की तरफ, और पोल से इधर क्या होता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट तो होता है, ठीक तो है, रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल इमेज बनेगा, सही है। यहां से यहां के बीच में बोलो u भी नेगेटिव है और v भी नेगेटिव है, बोलो u भी नेगेटिव v भी नेगेटिव, दोनों के दोनों इधर बन रहे हैं लेफ्ट साइड में, तो बोलो रियल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज। और जब ये इधर चला जाएगा तो बोलो u की वैल्यू पॉजिटिव, v की वैल्यू नेगेटिव, u पॉजिटिव है और v कैसा है, बोलो u पॉजिटिव मतलब ऑब्जेक्ट कैसा है, वर्चुअल, और v नेगेटिव है मतलब इधर की तरफ बन रही है, और इमेज कैसी आएगी, कोई दिक्कत नहीं, सही है। स्लोप एक मिनट, नहीं माइनस आएगा रे, 1/v प्लस 1/u होता है ना, उधर लेगा तो माइनस हो गई ना, ठीक है, ओके। स्लोप उधर ले गए ना, 1/v प्लस 1/u था, तो u वाली चीज को उधर ले गए, ध्यान कहीं और हो गया बीच में, तुम्हारा भी और तुम्हारा भी, पता नहीं क्या तुम कर रहे हो। कन्वेक्स मिरर, बोलो स्लोप अभी भी क्या आएगी, स्लोप तो नेगेटिव आएगी क्योंकि 1/u उधर चला जाएगा, ठीक है। बोलो y इंटरसेप्ट, पिछले केस में f नेगेटिव था तो y इंटरसेप्ट कैसा था, नेगेटिव, अब की बार क्या होगा, y इंटरसेप्ट पॉजिटिव आएगा, स्लोप आएगी -1, सही है। अब देख लो कौन कौन पॉजिटिव कौन कौन नेगेटिव है, कब रियल होता है कब वर्चुअल होता है, ध्यान से देखो। जब u की वैल्यू नेगेटिव है कन्वेक्स में, u की वैल्यू नेगेटिव मतलब मिरर से इधर रखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट कैसा है, रियल, और इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल। देख लो रियल ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल इमेज बन रही है, सही है। जब ऑब्जेक्ट कहां चला जाता है, उसके बीच में पोल और f के बीच में, पोल और f के बीच में, तो इमेज कहां चली जाती है, p टू इंफिनिटी के बीच में, यस और नो। तो बोलो ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों क्या होते हैं, उसके वर्चुअल होते हैं। और जब इसके आगे चले जाएंगे, है ना, तो बोलो u की वैल्यू क्या हो रही है, नेगेटिव, सॉरी u की वैल्यू पॉजिटिव, वो कहां चला गया, बियॉन्ड, मतलब f और c के बीच में, और बियॉन्ड c जब जा रहा है, तो बोलो इमेज कहां बन रही है, नेगेटिव साइड में नहीं, तो फिर पॉजिटिव साइड में बन रही थी। एक सेकंड, इसमें कुछ गलती तो नहीं है, नहीं गलती तो नहीं है। यहां पे क्या हो रहा था, बोलो यहां पे u नेगेटिव है और v पॉजिटिव है, सही है, ठीक है। ये तो इधर से इधर आ रहा था, तब वो वाला केस हो गया। यहां से यहां तक क्या है, दोनों के दोनों पॉजिटिव है ना, u पॉजिटिव है और v भी क्या है, पॉजिटिव,
u और v दोनों पॉजिटिव है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है बोलो, u इज इक्वल टू पॉजिटिव और v इज इक्वल टू नेगेटिव, सही है। बोलो u पॉजिटिव कौन से वाले केस में होगा और v नेगेटिव, जब वो p और f के बीच में होगा, p और f के बीच में वाला केस ये है, ठीक है। और इसके बिटवीन c एंड f और बियॉन्ड c वाला केस यहां, ठीक है, क्योंकि रेसिप्रोकल वैल्यू 1/u वाली वैल्यू, ओके, ठीक है। चले आगे, न्यूटन्स फॉर्मूला। मान लो कि आपके पास क्या है, एक देखो मिरर है, इसका फोकस पता है आपको, ठीक है। फोकस से जो इमेज का डिस्टेंस है वो x1 पे है, सॉरी फोकस से ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो x1 पे है और इमेज का डिस्टेंस जो है x2 पे है। तो बोलो u की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस एफ माइनस x1, बोलो भाई माइनस एफ माइनस x1 ही तो हो गया ये। और v की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस एफ माइनस x2, तो माइनस एफ माइनस x2 ये, बोलो फॉर्मूले में रखा, क्वाड्रेटिक बनेगी, सॉल्व किया, f की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट x1 x2। कोई दिक्कत है? तो ये कब एप्लीकेबल है, दिस एप्लीकेबल ओनली व्हेन डिस्टेंसेस आर गिवन फ्रॉम फोकस इंस्टेड ऑफ पोल, ठीक है। फोकस से इतने डिस्टेंस पे, फोकस से इतने डिस्टेंस पे है, तो क्या करोगे, अंडर रूट x1 x2। कोई दिक्कत है? ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन की बात कर लेते हैं। स्टैंडर्ड मेथड, मान लीजिए कि आपके पास तो जूम कर लेते हैं, एक रस्सी रखी हुई है फॉर एग्जांपल, ठीक है। मान लीजिए आपके पास कोई रोप रखी हुई है, ठीक है, यहां पे आपके पास ऐसे एक रोप रखी हुई है, तो आप क्या करेंगे, इस एंड का इमेज निकालेंगे, यहां कहीं आ जाएगा, इस एंड का इमेज निकालेंगे, वो यहां कहीं आ जाएगा। आपको पता है लेंथ ऑफ द रोप क्या है, u2 माइनस u1, और लेंथ ऑफ द इमेज क्या आ जाएगी, v1 माइनस v2, मैग्नीट्यूड ले लो, सही है। तो बोलो ये डिस्टेंस डिवाइड बाय ये डिस्टेंस इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन कौन सा, सही है, लेंथ के अलावा ये, सही है भाई, कोई दिक्कत है इसमें? अच्छा, मैंने आपको एक और मेथड बता रखा है इसमें, ठीक है। करस्पॉन्डिंग टू u1 इमेज इज एट v1, u2 के करस्पॉन्डिंग इमेज बन रही है v2 पे, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट लेंथ ऑफ इमेज आ गई, क्या आ जाएगा, लेंथ ऑफ इमेज बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, ठीक है। फाइंड लेंथ ऑफ इमेज, सिंपल क्वेश्चन है, 20 सेंटीमीटर लंबी रस्सी है, ये वाला एंड 30 सेंटीमीटर पे है, तो ऑब्वियसली बात है ये वाला एंड कितने पे, 50 सेंटीमीटर पे हो गया, तो इस एंड की इमेज निकाल लो और इस एंड की इमेज निकाल लो, इसकी आ जाएगी यहां पे और इस एंड की आ जाएगी यहां पे। बोलो भाई, ऊपर वाला फॉर्मूला ही तो है, देखो इसकी इमेज निकालो, यहां आ गई, इसकी इमेज निकालो, यहां आ जाएगी, ये डिस्टेंस पता है, ये डिस्टेंस निकाल लो, बस ये डिस्टेंस डिवाइड बाय 20 इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन। कोई दिक्कत? ठीक है, तो देख लो वहां पे माइनस 60 और 33 पे आ रहा है, माइनस 33 पे, यानी कि लेंथ ऑफ इमेज हो गई थी 27.66, डिवाइड बाय 20 करेंगे तो मैग्निफिकेशन आ जाएगा, सिर्फ लेंथ ऑफ इमेज पूछी हुई है, लेंथ ऑफ इमेज तो 27.66 हो जाएगा, ठीक है। फाइंड लेंथ ऑफ इमेज, अभी देखो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग केस हो रहा है, देखो फाइंड लेंथ ऑफ इमेज, कनकेव मिरर, फोकल लेंथ 20, इससे 60 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, 60 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे एक छोटा सा कुछ स्क्वायर दे रखा है, स्क्वायर है या क्यूब है जो भी है, ठीक है। बोलो इसका साइज कितना है, 1 mm, 1 mm, बोलो सेंटर का डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर है इससे, तो बोलो यहां का डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 59.95 सेंटीमीटर हो जाएगा, सही है ना। और बोलो इस वाले का क्या आ जाएगा, 60.05 सेंटीमीटर हो जाएगा, ओके। अब बताओ इसका इमेज निकालूंगा तो बड़ी दिक्कत होगी, 60.05 वो भी रेसिप्रोकल में डालूंगा तो बहुत दिक्कत होने वाली है ना, 59.95 59.9 कुछ भी डालूंगा तो वो भी बड़ी दिक्कत करेगा,
तो ऐसे केस को आप ऊपर वाले मेथड से सॉल्व नहीं करेंगे। अगर बहुत छोटा ऑब्जेक्ट है तो क्या करेंगे, ठीक है, बहुत छोटा ऑब्जेक्ट है तो इन सच केस अप्लाइंग मिरर फॉर्मूला इज वेरी टीडियस, हेंस वी यूज कैलकुलस 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, क्या होगा उसमें देखो, अरे डिफरेंशिएट किया, बोलो 1/f का डिफरेंशिएशन 0 और इसका 1/v का डिफरेंशिएशन -1/v², यानी कि -2 आएगा यहां पे, v की पावर -2 इंटू फिर v का डिफरेंशिएशन dv -1/u², यानी कि माइनस ऑफ u की पावर -2 फिर u का डिफरेंशिएशन du। सही बात है, तो बोलो dv, ये वाली टर्म एक तरफ, बोलो माइनस था इधर प्लस हो जाएगा, बोलो v की पावर -2 dv इज इक्वल टू माइनस ऑफ u की पावर -2 du। सही है, u की पावर -2 को नीचे ले जाओ, 1/u², यहां पे क्या था 1/v² था, उधर लेके जाओ क्या आ जाएगा v²/u² du। कोई दिक्कत है इसमें? अच्छा ये क्या है, स्मॉल डिस्टेंस ऑफ इमेज, ये क्या है स्मॉल डिस्टेंस ऑफ, अगर छोटे छोटे ऑब्जेक्ट हैं तो बोलो छोटा सा ऑब्जेक्ट था तो उसकी छोटी सी इमेज बनेगी, क्या साइज आएगा dv/du -v²/u²। -v/u का नाम सुना हुआ है कभी, मैग्निफिकेशन का स्क्वायर। ठीक है भाई, बोलो लेंथ ऑफ इमेज छोटा सा है तो क्या आ जाएगा, लेंथ ऑफ इमेज इक्वल टू -v²/u² इंटू लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत है भाई, ठीक है ना, लेंथ ऑफ इमेज बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -v²/u² विच इज इक्वल टू m²। मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा बोलो, m² इज द मैग्नीट्यूड। ओके, ठीक है, दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल ओनली इफ लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज मच स्मॉलर कंपेयर टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, अगर साइज बहुत छोटा है तो क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्या इमेज बाय ऑब्जेक्ट साइज इज इक्वल टू m², कोई दिक्कत, m² बोले तो v/u। ओके, ठीक है, क्वेश्चन कहां गया, अच्छा उसी का सॉल्यूशन है, लेट द ऑब्जेक्ट इज पॉइंट ऑब्जेक्ट है वो। ठीक है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो बोलो v की वैल्यू कैसे निकालेंगे, -fu/f-u। ये फॉर्मूला पहले नहीं लिखा होगा, इसको लिख लेना। ठीक है भाई, लिख लोगे, अच्छे से याद भी कर लेना। ठीक है, तो बोलो v की वैल्यू निकालनी कितनी, -30 सेंटीमीटर। ठीक है, m की वैल्यू बोलो कितनी आएगी 1/2, बोलो भाई वो 60 पे रखा था, अब 30 पे तो कितना हो गया मैग्निफिकेशन 1/2। बोलो कोई दिक्कत, मैग्निफिकेशन पता चल गया, m² कितना हो जाएगा 1/4, तो लेंथ ऑफ इमेज बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 1/4, m² के बराबर होता है और m² 1/4। कोई दिक्कत, बोलो लेंथ ऑफ इमेज बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 1/4, ऑब्जेक्ट की लेंथ को इधर मल्टीप्लाई कर दो, कितना है ऑब्जेक्ट का लेंथ 1 mm, तो 1/4 इंटू 1 mm यानी कि 1/4 mm। कोई दिक्कत है, ये देख लो। ठीक है, ए स्मॉल क्यूब ऑफ साइड ए इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर ऑफ f इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। फाइंड वॉल्यूम ऑफ इमेज ऑफ क्यूब, क्यूब जो बनेगा इमेज में उसका वॉल्यूम बताना है। सही है भाई, अच्छा ये बताओ कि जो ये मिरर होते हैं ये लाइन जैसे होते हैं या स्फेरिकल होते हैं, ऐसे स्फेरिकल होते हैं ना, तो इनके लिए ये वाली लेंथ ले लो चाहे ये वाली लेंथ ले लो, बात एक ही है, लेकिन ये वाली कौन सी आएगी, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन आ जाएगा ये वाला, तो सही है। तो बोलो अगर ये एक छोटा सा पॉइंट ऑब्जेक्ट में मान लू तो बोलो इसका इमेज कहीं यहां बनेगा, बन गया भाई, बोलो पॉइंट ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज यहां बन गया। बोलो अगर इसकी साइड ए थी तो बोलो ये वाली साइड कितनी दिखाई देगी, m इंटू ए, बोलो मैग्निफिकेशन m है तो कितना हो जाएगा ma। बोलो ये वाली साइड थी ना ऐसे, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू m, तो हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू m इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और बोलो ये वाली चौड़ाई भी कोई फर्क पड़ेगी क्या, सिर्फ और सिर्फ ये वाली चौड़ाई का फर्क पड़ेगा क्योंकि दिस इज लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन में जो ये वाली साइड है इसका मैग्निफिकेशन क्या आएगा m²। बोलो साइड कितनी आ जाएगी m² है, तो बोलो m² है, ये वाली लेंथ m है, ये वाली लेंथ m है, ये वाली m² है। बोलो व्हाट इज द वॉल्यूम, m की पावर 4a क्यूब। कोई दिक्कत, सही है।
एम निकाल लेना माइनस वी बाई यू करके। इमेज फॉर्मेशन इन केस ऑफ टू मिरर्स, इमेज फॉर्मेशन करते हैं दो मिरर्स के केस में। सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि भैया पहला रिफ्लेक्शन कहां है। ठीक है, थोड़ा सा तो तुमने वैसे अक्षर बहुत बड़े बड़े बना रखे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा फिगर भी बड़ी बड़ी बना सकते हो। ओके, कोई बात नहीं, अच्छा बना रखा बहुत। फाइंड फाइनल इमेज आफ्टर टू रिफ्लेक्शंस इफ फर्स्ट रिफ्लेक्शन इज फ्रॉम M1। तो देखो ये M1 मेरा मिरर है और ये M2 है। ठीक है, M2 इज ए प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का तो पता है, जितना उसके सामने ऑब्जेक्ट होगा उतना ही उसके पीछे की तरफ इमेज बन जाएगा, और जितना उसके पीछे ऑब्जेक्ट होगा उतना ही उसके आगे इमेज बन जाएगा। कौन सा ऑब्जेक्ट होगा वो? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। सही है, ठीक है, तो इसको थोड़ा और जूम कर देते हैं। ठीक है, अभी विजिबल है सबको? पहला रिफ्लेक्शन कहां है बोलो भाई? M1 पे। ठीक है, तो देखो ये मेरा ऑब्जेक्ट है, फोकल लेंथ कितनी थी इसकी? 20 सेंटीमीटर। ठीक है, इससे कितनी दूरी पे रखा है? 30 सेंटीमीटर। ओके, अच्छा ये कितना है? 40 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है क्या? ठीक है, तो यहां से 40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे एक प्लेन मिरर रखा हुआ है। ओके, पूछ रहा है फाइंड फाइनल इमेज आफ्टर कितने रिफ्लेक्शंस? 2 रिफ्लेक्शन। ओके भैया, तो यहां से पहला रिफ्लेक्शन कहां लेना है? M1 पे। ये कौन है? कनकेव मिरर। कनकेव मिरर से 30 सेंटीमीटर दूरी रखे हुए ऑब्जेक्ट का इमेज कहां बनेगा? यहां बना दो, 60 पे बन जाएगा। ओके, ये 60 हो गया। बोलो यहां से टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 30 प्लस 30। बोलो यहां से 30 होना था, ये यहां से यहां तक कितना था? 40। तो ये कितना बच गया? 10। अब देखो उसने इमेज यहां बना दिया ना, बोलो भाई, उसने यहां इमेज बना दिया। इस इमेज को मैं इस शीशे में देखना चाहता हूं। 2 रिफ्लेक्शन के बाद देखना है ना, एक रिफ्लेक्शन होने के बाद यहां बन गई इमेज, इसके बाद एक और रिफ्लेक्शन करवा दो, यहां बन जाएगी। 10 सेंटीमीटर आगे थी, अब 10 सेंटीमीटर पीछे बन जाएगी, कोई दिक्कत? क्लियर है ना? तो सेकेंड इमेज इज 10 सेंटीमीटर बिहाइंड M2। क्या कहां आ गए? हाँ, ये तूने कल किया है, ये तूने पहले नहीं कर रखा था ना। अभी देख खाली जगह भी दिखेगी उसमें। हाँ, ठीक है, ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। फर्स्ट रिफ्लेक्शन के बाद 60 पे बन रहा था, वो सेकंड मिरर से 10 सेंटीमीटर आगे था, तो 10 सेंटीमीटर पीछे उसके इमेज बन जाएगा। सेम क्वेश्चन ये है, क्या बोल रहा है ये? यहाँ पे फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और यहां से 20 सेंटीमीटर पे प्लेन मिरर रखा हुआ है। अब बताओ क्या होगा? सेकेंड रिफ्लेक्शन के बाद इमेज कहां होगी? देखो इसने कहां बनाने की कोशिश की? इसने यहां बनाने की कोशिश की 30, और यहां पे टोटल 30 भी बनाना चाहेगा, लेकिन जो रेज इसने यहां पे कन्वर्ज करवाने की सोची वो यहां पे कन्वर्ज नहीं हो पाएंगी। ऐसा और नो, वो यहां से वापस इधर चली जाएंगी। मैं कहूंगा आप देखो इस मिरर के लिए जो इसने रिफ्लेक्ट करके भेजी है, आ रही है ना रेज, ये रेज इसके लिए इंसिडेंट है, एंड इंसिडेंट रेज कन्वर्ज एट ए पॉइंट। इंसिडेंट रेज कन्वर्ज एट ए पॉइंट, ऑब्जेक्ट इज, तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज रियल होगी। कितने डिस्टेंस पर था ये? इस शीशे से कितने डिस्टेंस पे था? तो कितने आगे बनेगी? कैसी? रियल। सही कर लोगे? तो द सेकंड इमेज, मतलब इमेज आफ्टर सेकंड रिफ्लेक्शन इज 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर M2। ठीक है ना? एक्सप्लेन करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी क्या? अभी सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन, लेकिन अभी क्या हुआ है? अभी हमारे पास आया है एक कनकेव एक कन्वेक्स। सही बात है। तो देखिए भाई, यहां ऑब्जेक्ट रखा हुआ है,
20 सेंटीमीटर पे, ठीक है। ये फोकल लेंथ है 20। बोलो, इसने इमेज बनाया, वर्चुअल इमेज बना। अब ये इमेज इसके लिए किसका काम करेगा? ऑब्जेक्ट का काम करेगा, यस और नो? बेसिकली यहां से जो रेज निकली हैं वो ऐसे डाइवर्ज हो गई। बोलो, ये ऐसा लगेगा जैसे यहां कहीं पीछे से आ रही थी, यस और नो? ऐसा लग रहा है जैसे ये जो रेज है, सॉरी ये वाली जो रेज है, ये इंसिडेंट रेज हो गई इसके लिए, ये कहीं से आ रही है। इसके लिए वो ऑब्जेक्ट क्या है? सोच लो, वर्चुअल है या रियल है? इसके लिए तो भाई ये ऑब्जेक्ट है ना, इसके लिए ये इमेज है। अब यहां से रेज क्या हो रही है? बाहर निकल रही हैं, बाहर निकल रही हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट बन गया वो इसके लिए। और ऑब्जेक्ट से जब रेज निकलती है तो वो क्या होता है? रियल ऑब्जेक्ट। तो वो रियल ऑब्जेक्ट है, उसका डिस्टेंस कितना होगा? 30 + 20 + 10 कितना हो गया? 60। अब 60 वाले का देख लो कितने डिस्टेंस पे बनेगा, निकाल लोगे तो यहां कहीं बन जाएगा। क्लियर है? सिंपल है भाई। तो ये जगह छोड़ी हुई थी, है ना? हाँ वो गई तो ले ले। मैग्निफिकेशन, नेट मैग्निफिकेशन निकालने तो क्या करेंगे? M1 × M2। पहले का मैग्निफिकेशन निकालो, फिर दूसरे का निकालो, M1 × M2 का। ओके, सेम एज प्रीवियस, बट अब क्या हो रहा है देखो, इधर की तरफ कनकेव, इधर की तरफ कन्वेक्स। ध्यान रहे कि क्वेश्चन में दिया होगा आपको कि पहला रिफ्लेक्शन कौन से लेना है भाई? M1 से लेना है। जो देखो स्टार्टिंग में स्टेटमेंट लिखी थी क्वेश्चन की, इसमें क्या था? फर्स्ट रिफ्लेक्शन इज एट M1। तो पहले इसने इमेज बनाया, फिर उसका इमेज ये बनाएगा, वो आएगी सेकंड इमेज। कर लेंगे आप? इसका दूसरे का आंसर बताओ। 150/7। तो आप लोग इसको मैच करें। ओके, अब आता है हमारा नया टॉपिक, नाम है रिफ्रैक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड वेरी इजी टॉपिक, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज रिफ्रैक्शन, ठीक है। रिफ्रैक्शन, देख ये भी खाली छोड़ रखा, देख जी 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 जी। यहां तक की सारी चीजें याद कर लेनी है भाई, ठीक है ना? बस मेथड ही तो है बेसिकली, और क्या है, ठीक है। देखो, रिफ्रैक्शन होता है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट एंटर करती है तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है, ओके, और उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। स्पीड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो जाती हैं। मान लीजिए कि ये आपका एक इंटरफेस है, मान लीजिए कि ये पानी है या ग्लास है, कुछ भी मान सकते हैं आप इसको। यहां से एक इंसिडेंट रे आ रही है, ठीक है, इसको जाना तो था यहाँ पे सीधा सीधा, लेकिन ये इधर की तरफ चली गई, सही है। यहाँ पे लाइट की स्पीड अलग होगी, यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट अलग होगी, ठीक है। और यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये क्या होंगे? अलग अलग, ठीक है। रिफ्लेक्शन में तो क्या होता है? आई और आर सेम होते हैं। रिफ्रैक्शन में इंसिडेंस का और रिफ्रैक्शन का एंगल अलग अलग होते हैं, ठीक है। अगर ये रेयर मीडियम से डेंस में जाती है तो क्या करती है? ये टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ जाती है। क्या करती है? कहां से कहां जाती है? रेयर से डेंस में, ठीक है ना। हवा हल्की होती है, ग्लास डेंस होता है, तो बोलो एयर टू ग्लास जाएगी तो क्या करेगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ जाएगी। और जब उल्टा होगा कि मान लीजिए इधर से इधर जा रही है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल मुड़ जाती है, सही है। इट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। कोई दिक्कत इसमें? रिफ्रैक्शन इज ए फिनोमिनन इन विच द लाइट बेंड्स टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द नॉर्मल व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, ठीक है। व्हेन गैस गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर, रेयर से डेंस में जाती है तो क्या होता है? टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाती है, टुवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है। और अदरवाइज अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है। कर लोगे तुम, ये पता ही है तुमको, ठीक है। 10th क्लास का टॉपिक है, कुछ नहीं। Those mediums are considered to be optically denser in which light travels slower. जहां पे लाइट की स्पीड कम हो जाए वहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बोलते हैं? हाई। या हम कहेंगे कि वो मीडियम कैसा है? डेंस मीडियम है। कैसा मीडियम है? डेंस मीडियम है, ठीक है। जनरली द ट्रांसपेरेंट मीडियम विद हाई डेंसिटी ऑल्सो हैव हाई ऑप्टिकल डेंसिटी, ठीक है। जिसकी डेंसिटी आमतौर पर हाई होती है उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी भी हाई होती है, ओके। बट इट इज नॉट कंपल्सरी, जरूरी नहीं है, लेकिन आमतौर पर जिसकी डेंसिटी ज्यादा है उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी भी क्या होगी?
ज्यादा होगी। ठीक है, अब व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। ठीक है, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय वो मीडियम कर दो, तो वैल्यू क्या आएगी? एक से ज्यादा आएगी। सही बात है? इसका मतलब क्या हुआ? स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम इज स्लोअर देन इन वैक्यूम। वैक्यूम में अगर 3 लाख है तो किसी मीडियम में हो सकता है 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड होगी, हो सकता है किसी मीडियम में 1 लाख पर सेकंड होगी, 1 लाख किलोमीटर पर सेकंड। सही है, तो स्पीड क्या होगी? कम होगी। किसमें? जिसमें मीडियम डेंस होगा। अगर क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई है तो स्पीड ऑफ लाइट कम। सही है भाई? ठीक है, बिल्कुल टाइम पास कर रहा है रॉबिन, बिल्कुल टाइम पास कर रहा है, बिल्कुल एकदम अपने किसी और ही दुनिया में खोया हुआ है ना। यस, आई कैन सी। कहां खो गया है? क्या हुआ? कोई टेंशन है क्या? कोई परेशान कर रहा है? किसी बात को लेके दुखी है? पक्का प्रॉमिस? कोई तो बात है? अरे यार क्या, कोई और कोई बात नहीं है? ठीक है, तो बोलो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? म्यू से। म्यू इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अच्छा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आर द सेम थिंग। ठीक है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोले या सिंपली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते, बात एक ही है। ठीक है ना। अच्छा, यहां से आपने देखा कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। सही है, तो बोलो म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। स्लोअर द स्पीड ऑफ लाइट, हायर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जितना स्लो हो जाएगा उतना ही हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। क्या होगा जशन? जितना स्लो स्पीड ऑफ लाइट होगा। ठीक है, व्हाट इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? अभी तो हमने किसके रिस्पेक्ट में बात की? एयर या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में बात की। अगर हम किसी और मीडियम के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो क्या होता है? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाता है। सही है ना। तो बोलो लेट देयर आर 2 मीडियम्स 1 and 2, देन रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम इज μ1 by μ2। सही है, फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, फर्स्ट बाय सेकंड, यानी कि μ1 by μ2 इज इक्वल टू n1 by n2। कोई दिक्कत? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का स्पीड ऑफ लाइट से कैसा रिलेशन है? उल्टा रिलेशन है। तो बोलो यहाँ पे क्या जाएगा? v2 by v1। कोई दिक्कत है इसमें? तो बोलो where μ1 and μ2 are absolute refractive index of medium 1 and 2 respectively, relative refractive index of first with respect to second is equal to v2 by v1। है ना। 1 by 2 n1 by n2 या μ1 by μ2 is equal to v2 by v1। कोई दिक्कत? μ1 by μ2 is equal to speed of light in medium 2 by 1। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 by 2, स्पीड ऑफ लाइट 2 by 1। कोई दिक्कत? ठीक है, लाइट ट्रेवल्स एट 2 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड इन ए मीडियम। एक मीडियम है जहां पे स्पीड ऑफ लाइट क्या है? 2 into 10 की पावर 8, यानी कि 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। फाइंड इट्स म्यू। म्यू निकालना है, तो बोलो म्यू इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट 3 into 10 की पावर 8 मीडियम इसमें वैक्यूम में, डिवाइड बाय मीडियम में 2 into 10 की पावर 8, तो कितना आ जाएगा? 3/2 यानी कि 1.5। ठीक है, 10th क्लास का क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, आओ भाई। ठीक है, म्यू हैज नो यूनिट्स एंड नो डायमेंशन। है ना, स्पीड ऑफ लाइट बाय स्पीड ऑफ लाइट, कट गई स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड कट गया ना, तो नो डायमेंशन नो यूनिट्स। कोई दिक्कत? रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन। रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन बोलो, रिफ्लेक्शन वाले क्या थे? आई इज इक्वल टू आर, और तीनों चीजें सेम प्लेन में होती हैं। रिफ्रैक्शन में भी क्या होगा? एक तो यही है कि तीनों चीजें सेम प्लेन में होंगी। ठीक है भाई, तो बोलिए पहला सेम प्लेन। ठीक है, सेम प्लेन बोले तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, दूसरा होता है स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या बोला कि भैया? स्नेल्स लॉ। ठीक है, n1 sin i इज इक्वल टू n2 sin r। ध्यान से देखो, ये क्या है? n1 बोले तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, ये है फर्स्ट मीडियम। ठीक है, यहां पे ये वाला एंगल कितना है? i। यहां पे क्या है? एंगल r, और यहां पे क्या है? मीडियम 2, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n2। n1 n2 i r। कोई दिक्कत? ठीक है, अब यही कह रहा हूं मैं कि n1 sin i इज इक्वल टू n2 sin r। बोलो भाई,
पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किससे मल्टीप्लाई किया, उसी की तरफ जो एंगल बन रहा है, N2 को किससे मल्टीप्लाई किया, जो N2 की तरफ में एंगल बन रहा है। कोई दिक्कत है इसमें, बोलो भाई। ऊपर वाले के साथ N1 sin I, नीचे वाले के साथ N2 sin R हो गया। कोई दिक्कत है इसमें, तो बोलो स्नेल्स लॉ इज इक्वल टू N1 sin I इज इक्वल टू, इसको जनरलाइज भी कर सकते हैं आप, N1 sin θ1 इज इक्वल टू N2 sin θ2 इज इक्वल टू N3 sin θ3। कोई दिक्कत है इसमें, चले भाई आगे। पक्का ये कब यूज होगा, जब एक के नीचे एक स्लैब्स लगा रखे होंगे अलग अलग मीडियम के ना, एक हल्का ग्लास, एक और भारी, एक और भारी, एक और भारी ग्लास है, ठीक है, सब चलेंगे। ठीक है, कलर ऑफ लाइट इज ए फंक्शन ऑफ इट्स फ्रीक्वेंसी एंड नॉट इट्स वेवलेंथ। तो बोलिए जो कलर ऑफ लाइट है ये किस पे डिपेंड करता है भाई, एंड नॉट इट्स वेवलेंथ। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इज ए फंक्शन ऑफ सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है भाई, तो ऐसा नहीं होगा कि भैया जो सोर्स है उसने रेड लाइट भेजी थी, रास्ते में मैंने उसके साथ कुछ छेड़खानी करी और उसको येलो बना दिया, ऐसा नहीं हो सकता। सही है, उसकी अगर फ्रीक्वेंसी फिक्स हो गई, क्या बोला मैंने, उसकी फ्रीक्वेंसी फिक्स हो गई तो उसकी फ्रीक्वेंसी फिक्स ही रहेगी। और फ्रीक्वेंसी फिक्स करने वाला कौन, सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है ना, मैं रास्ते में चेंज नहीं कर सकता उसको। बल्ब से रेड निकले तो रेड रहेगी, ठीक है, कहीं से ब्लू निकले तो ब्लू रहेगी। ठीक है भाई, तो बोलिए फ्रीक्वेंसी इज ए फंक्शन ऑफ सोर्स ऑफ लाइट, और वेवलेंथ भले ही चेंज होती रहे, कलर ऑफ लाइट विल नॉट चेंज। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इज सेम फॉर ऑल कलर्स इन वैक्यूम। ठीक है, वैक्यूम में सबकी स्पीड क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज सेम फॉर ऑल कलर्स। ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी, ये पढ़ा भी हुआ है हमने, है ना। स्पीड इज इक्वल टू वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी, स्पीड इज इक्वल टू वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। दिस इज वैलिड फॉर ऑल वेव्स, सारी वेव्स के लिए ये वैलिड है कि स्पीड ऑफ वेव इज इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ वेव इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। स्पीड ऑफ वेव इज इक्वल टू, स्पीड ऑफ वेव इज इक्वल टू, कोई दिक्कत, चले आगे भाई। ठीक है, color of light does not change after refraction because frequency does not change। डिफ्रैक्शन हुआ है, स्पीड पे फर्क पड़ गया, बोलो स्पीड चेंज हुई है, या तो लैम्डा चेंज हुआ है या फ्रीक्वेंसी चेंज हुई है। यस और नो, बोलो क्या फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकता है कोई, नहीं, सिर्फ और सिर्फ लैम्डा चेंज हो सकता है ना। बोलो भाई 3 लाख की स्पीड से चल रही थी, 2 लाख की स्पीड पे आ गई, मतलब क्या चेंज हो गया, वेवलेंथ चेंज हुई है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हुई है। कोई दिक्कत है भाई, color of light does not change after refraction because the frequency does not change but lambda changes। ठीक है, lambda चेंज हो जाएगा, lambda into frequency is equal to speed of light। तो बोलो frequency constant, lambda changes, speed of light changes। कोई दिक्कत, तो आगे चलते हैं। कौन है, hence for two mediums having speed of light v1 and v2, बोलो v1 और v2 क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 मीडियम 2, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, n1 n2। तो बोलो n1 by n2, बोलो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 by रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का स्पीड से उल्टा रिलेशन, तो स्पीड हो गई उल्टी। ठीक है, स्पीड क्या होती है, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, बोलो फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। सही है भाई, तो बोलो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, वेवलेंथ का रेशियो आ जाएगा। कोई दिक्कत है भाई, तो बोलो स्पीड के साथ भी और वेवलेंथ के साथ भी कैसा है, इनवर्स रिलेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का स्पीड के साथ भी उल्टा रिलेशन है और वेवलेंथ के साथ भी उल्टा रिलेशन है। ठीक है, नाउ फ्रॉम स्नेल्स लॉ, बोलो n1 by n2, बोलो हमने क्या पढ़ा था, n1 sin I इज इक्वल टू n2 sin R, तो n1 by n2 sin R by sin I हो गया। ठीक है, बोलो n1 by n2 v2 by v1 इज इक्वल टू लैम्डा टू। ठीक है, तो इसमें से भी अगर कोई रिजल्ट निकालना हो तो निकाल सकते हैं, बस याद करना पड़ेगा, 3-4 बार मेन रिजल्ट लिख लो। ठीक है, व्हाट इज द डेविएशन, व्हाट इज डेविएशन, डेविएशन क्या होता है, जितना एंगल पे जाने वाली थी, मतलब जिस रास्ते पे जाने वाली थी उससे कितना अलग में चली गई। सही है, तो बोलिए एंगल बाय विच पाथ ऑफ इंसिडेंट रे चेंजेस। बोलिए ये रे ऐसे आ रही थी, ऐसे जाना चाहती थी ना, लेकिन ये नॉर्मल की तरफ मुड़ गई। यस और नो, आर एंगल से वो रह गया बाद में, तो बोलो ये एंगल आई था, ये सीधी जा रही थी, तो ये पूरा एंगल कितना था, आई ही तो था, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स थे ये, लेकिन अब रह कितना गया, आर। तो व्हाट इज द डेविएशन, आई माइनस आर। डेविएशन इज इक्वल टू, रिफ्लेक्शन का डेविएशन क्या होता है, पाई माइनस 2i, है ना, याद आ गया। तो बोलिए यहां पे डेविएशन इज इक्वल टू आई माइनस आर। एज
एंगल आई इंक्रीजेज, आर इंक्रीजेज एंड डेल्टा ऑल्सो इंक्रीजेज। सही है भाई। कहीं आप ये कहो कि सर देखो जैसे मैंने आई बढ़ाया तो आर की वैल्यू तो बढ़ेगी, तो देखो बोलो डेल्टा तो कांस्टेंट हो जाना चाहिए। नहीं, आई आप ज्यादा बढ़ाएंगे तब आर कम बढ़ेगा। इसको 50, इसको 20 डिग्री बढ़ाया तब ये 10 डिग्री बढ़ा, तो ओवरऑल तो 10 डिग्री का इंक्रीज हो गया ना। क्लियर है भाई। तो जब आई बढ़ाते हैं तो आर भी बढ़ता है, ठीक है, और डेल्टा भी बढ़ता है, ठीक है। हेंस डेल्टा विल बी मैक्सिमम व्हेन एंगल आई इज मैक्सिमम, और एंगल आई की मैक्सिमम वैल्यू 90 डिग्री है ना। बोलो भाई, जब नॉर्मल ऐसे है ना, नॉर्मल ऐसे और बिल्कुल ऐसे आती है लाइट तो 0 डिग्री पे लाइट है वो, और ऐसे आ रही है तो 90 डिग्री पे आ रही है। बोलो जब 90 डिग्री पे आ रही है तो बोलो रिफ्रैक्शन का एंगल भी क्या होगा, मैक्सिमम, और जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मैक्सिमम होगा तो डेविएशन भी क्या होगा, मैक्सिमम। सही है। तो बोलो ये जब ये मैक्सिमम तब ये मैक्सिमम, इनका डिफरेंस भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। कोई दिक्कत है? तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एंगल आई इज इक्वल टू 90, तो डेल्टा इज इक्वल टू 90 माइनस आर। उस केस में क्या होगा, एन इज इक्वल टू, बोलो एन इंटू साइन आर इज इक्वल टू 1 इंटू साइन 90। हवा में से आया था, बोलो भाई ऊपर वाला केस कर देते हैं। देखो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन इज इक्वल टू 1, इसका एन इज इक्वल टू एन बोल दे। बोलो भाई एन साइन आई, बोलो भाई एन साइन आई इज इक्वल टू एन साइन आर, एन साइन आर, है ना। इसका एन कितना है, आई वाले का 1, बोलो 1 इंटू साइन आई था। बोलो अब एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो क्या हो गया साइन 90, 1 इज इक्वल टू एन साइन आर। बोलो n इज इक्वल टू 1 बाय, कोई दिक्कत है इसमें, n की वैल्यू पता चल रही है। ओके, डेविएशन का भी करेंगे अभी डिस्कशन, ठीक है। तो n इज इक्वल टू साइन 90 बाय साइन आर, यानी कि 1 बाय साइन आर, यही मैंने बोला, n इज इक्वल टू 1 बाय साइन आर। कोई दिक्कत? ओके, r को इधर लेके जाओ, साइन आर को इधर लेके जाओ, n को इधर लेके आओ, क्या जाएगा, साइन आर इज इक्वल टू 1 बाय n, यानी कि साइन आर इज इक्वल टू 1 बाय n। साइन को इधर ले आओ, साइन इनवर्स 1 बाय n, n मतलब म्यू, बात एक ही है। तो बोलो r इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 बाय म्यू, यानी कि साइन इनवर्स 1 बाय n। कोई दिक्कत है? तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ r पता चल गई, साइन इनवर्स 1 बाय n, और अगर r की वैल्यू मैक्सिमम पता चल गई तो r पता है, तो डेल्टा भी पता चलेगा 90 माइनस r करके। यस और नो? डेल्टा मैक्स इज इक्वल टू 90 माइनस r, r क्या है, साइन इनवर्स 1 बाय म्यू। कोई दिक्कत? बोलो ग्राफ बिटवीन डेल्टा एंड आई, ठीक है। डेविएशन और आई में ग्राफ कैसा होगा, बोलो डेल्टा इज इक्वल टू, बोलो अरे डेल्टा और आई में, डेल्टा इज इक्वल टू आई माइनस आर। सही है भाई। डेल्टा वैसे तो आई के साथ बढ़ना चाहिए, जैसे जैसे आई बढ़ेगा वैसे वैसे डेल्टा बढ़ेगा, लेकिन लीनियर रिलेशन है क्या, नहीं, क्योंकि ये भी तो कॉन्स्टेंटली चेंज कर रहा है ना। तो बोलो जैसे जैसे आई बढ़ेगा, बोलो आई बढ़ गया, तो बोलो डेल्टा भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। लीनियर रिलेशन नहीं है ना, क्योंकि आर इज ऑल्सो चेंजिंग। अगर आर कांस्टेंट होता तो फिर ये लीनियर रिलेशन होता, स्ट्रेट लाइन बनती। सही है। बोलो मिनिमम डेविएशन एट आई इक्वल टू 0, जब आई 0 है तो आर भी कितना है, 0। देखो ये है लाइट आई और बिल्कुल सीधी सीधी चली जाएगी ये तो। बोलो भाई अगर एंगल आई 0 है और जब ये रे कहां जाना चाहती है, नॉर्मल की तरफ मुड़ना चाहती है, तो नॉर्मल पे ही तो है ये, और कितना मुड़ेगी, तो बिल्कुल नॉर्मल के ऊपर ही चली जाएगी। तो बोलो एंगल आई 0 तो एंगल आर भी कितना है, 0, और आई 0 है आर 0, तो दोनों 0, तो डेल्टा भी कितना, 0। तो डेल्टा की वैल्यू एट आई इज इक्वल टू 0 इज 0। बोलो जब आई की वैल्यू पाई बाय 2 होती है तो डेल्टा की वैल्यू कितनी होती है, मैक्सिमम, और मैक्सिमम वैल्यू इज 90 माइनस साइन इनवर्स 1 बाय म्यू। कोई दिक्कत? सही है। 3-4 बार पढ़ना है ये, ठीक है। नींद आ रही है जैसे इनको तो भैया, खा मम्मी को सब, पापा को सब, ऐ झूठा, ठीक है। झूठा तो नहीं है, नहीं आ रही होगी, पर ध्यान तो नहीं था, ध्यान था, 100% फोकस था यहाँ पे, पूरी क्लास में रहा है। When light enters from medium 1 to 2 and emerges back to medium 2, then angle I is equal to angle E। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। देखो भाई लाइट मीडियम 1 में थी, मीडियम 2 में चली गई थी, और फिर वापस मीडियम 1 में आ गई, तो बोलो जो यहां पे एंगल था उतना ही एंगल
यहां पे रहेगा, ठीक है। तो इंसिडेंस का एंगल इज इक्वल टू बाहर निकलने का यानी कि एमरजेंस का एंगल, तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ई, सही है। अगर आप इस पॉइंट और इस पॉइंट में क्या लगाओगे, स्नेल्स लॉ, तो ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आई के बराबर आ जाएगी, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, तो बोलो एंगल भी क्या रहेगा, सेम। फाइंड एंगल ऑफ इमरजेंस। कितने पीडीएफ पेज हो गए भाई, एक पेज और है। ठीक है, इसके आगे अगली क्लास में करेंगे, ठीक है, कल मतलब नेक्स्ट क्लास, ठीक है। तो सी यू देन।